नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक काफी खास इंसान को। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा वो कौन है। वो है मेरे गुरुजी महेश चंद्र कौशिक जी, जिनके बिना मेरी शेयर मार्केट जर्नी शायद पता नहीं किस डायरेक्शन में गई होती, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज को सीख सीख के मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बनाए उनकी बुक्स को पढ़ के, वो मेरी जर्नी में, शेयर मार्केट जर्नी में और मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली जर्नी में बहुत बहुत काफी हद तक बहुत बड़ा योगदान है उसका। तो उन सर को थैंक यू कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक कीमती वक्त निकाल के हम सब के साथ शेयर करने के लिए, ये वीडियो में आने के लिए राजी हुए। मैं काफी समय से कोशिश कर रहा था कब मैं ये मौका पा पाऊं। पिछले जुलाई 2021 से मैं ट्राई कर रहा हूं, अब जाके फरवरी 2022 में मुझे ये मौका मिला। सर ने ये मौका दिया कि वो अब इस वीडियो में आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में कुछ खास बातें होंगी सर के साथ, कुछ खास सवाल पूछूंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं सर के साथ एक प्यारा सा इंटरव्यू। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, सर नमस्कार। बहुत कृष्ण जी बहुत कैसे हैं? धन्यवाद अपना। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपने अपना कीमती समय आ, मेरे जैसे एक छोटे से सब्सक्राइबर को दिया। मैं उसके लिए बहुत नहीं, नहीं, बहुत आप धन्यवाद छोटे देता आजकल आप छोटे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप बड़े सब्सक्राइबर हो। आजकल आप हूँ। बड़े सब्सक्राइबर हो, पहले छोटे थे, है ना? अभी बड़े हो गए हो। हाँ, सर सब आप ही का सिखाया हुआ है। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। काफी समय से मैं ये कहना चाहता था, ईमेल्स के थ्रू मैंने कहा, कमेंट्स में भी कहा, लेकिन आज एक तरह से लाइव ही आप मेरे सामने बैठे हैं। तो आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा जी, क्योंकि जी, जी। मेरे जैसे कई फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। और शायद आपको फॉलो करने की वजह ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं, आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और ऑलमोस्ट हर मार्केट कंडीशन में पीसफुल माइंड के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरे को आपकी स्ट्रैटेजी बहुत जी, बहुत सर। बहुत पसंद है। मैं शायद आपको सर फॉलो कर रहा हूँ, लाइक 7-8 साल तो हो गए सर। हाँ, 7-8 साल से आपके ईमेल आते, कमेंट आते ब्लॉग पे। पहले जब मैं ब्लॉग पे डालता था, ब्लॉग स्पॉट ही मेन था पहले मेरा, यूट्यूब पे नहीं था मैं ज़्यादा। जी तो ब्लॉग स्पॉट पे भी आपके कमेंट आते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। जी फुलेरा सर। जो वर्ड जुड़ा है ना, फुलेरा, हम जो यहाँ से जयपुर जाते हैं बीच में, शायद वही फुलेरा है ना? अजमेर के पास वाला। सर नाम की स्पेलिंग वही है लेकिन कनेक्शन वहां से नहीं है कुछ। वैसे वहाँ से नहीं, हाँ, तो मैं ये मानता था कि ये फुलेरा से, अजमेर के पास में एक स्टेशन आता है फुलेरा। अच्छा हम सर। जयपुर जाते हैं जब, तो मैं सोचता था ये वहाँ फुलेरा का, इसलिए मुझे पर्टिकुलर आपका नाम याद रह गया, कृष्ण जी फुलेरा। ओके। हमेशा मैं कमेंट पढ़ता था, मुझे याद है। हाँ जी, सर। अच्छा अच्छा सर, मुझे आप सर मत बोलिए। मैं किसी भी तरह हाँ, से आपके लिए सर नहीं हूँ, आप मुझे कृष्ण जी बोलिए। आप सर जी हैं कृष्ण जी, मेरे हाँ। लिए और कई सारे लोगों के लिए। जी तो कृष्ण जी। सर आज एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो स्ट्रेटेजी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। ऐसे मैं आपसे नहीं पूछूंगा 20 डे हाइक से कब परचेज करें, जीटीटी कैसे लगाए, वो छोटे मोटे क्वेश्चंस तो सर आपके वीडियो में बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं। जी, सिर्फ मैं जी, आपसे जी। कुछ जेनेरिक क्वेश्चन पूछूंगा जो बहुत जनरल होंगे, जो लार्जर ऑडियंस के लिए होंगे, ताकि कुछ जो बड़ी डाउट्स होते हैं जो वीडियो स्पेसिफिक नहीं होते हैं वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ताकि मेरे जैसे और जी, फॉलोअर्स उसको देख सके और उनके कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है सर, तो मैंने जी एक कृष्ण जी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाल दिए हैं क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ने में और मेरे को याद रखने में आसानी हो। तो मैं जरा उसे स्क्रीन पे ले आता हूँ। जी, बिल्कुल। ओके सर, तो शुरू करता हूँ मैं कुछ सवाल से। आपकी 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं और क्यों है वो फेवरेट आपकी? ठीक है, 3 फेवरेट स्ट्रैटेजी में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद जो स्वाभाविक रूप से वही स्ट्रैटेजी मेरी फेवरेट होगी, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि जो मैं खुद यूज़ करूँगा, मेरे परिवार वाले जिसको यूज़ कर रहे हैं, सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी वही होगी। गलत कोई भी नहीं है, सभी सही है। लेकिन क्या होता है कि अपने समय, आपको कितना समय आप स्ट्रैटेजी में दे पाते हैं, कितना आपके पास समय है, कितनी आपका कैपिटल है, कितनी पूँजी है, और अलग-अलग मार्केट सिचुएशन में वो कैसे-कैसे परफ़ॉर्म करती है, उसके आधार पे आपको 3 चूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो वो शेयर इंवेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग विधि है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और उसमें जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो आप देख रहे होते हैं कि लगातार प्रॉफिट बुक होता है, लेकिन घटते मार्केट में भी किसी न किसी शेयर में प्रॉफिट बुक उसके अंदर हो ही जाता है। पिछले महीने भी मैंने कमाया है, इस महीने मैंने कमाया है। तो एक कंटीन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर शेयर में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि शेयर जब 20 दिन के हाई पे आता है तब प्रॉफिट मिलता है। वो हालाँकि ज़्यादा सेफ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। जो टर्टल ट्रेडिंग वाली विधि है वो ज़्यादा सेफ है। टर्टल ट्रेडिंग में 55 दिन की हाई पे आता है शेयर, जब प्रॉफिट मिलता है। तो 20 दिन का हाई तो फास्ट ट्रिगर भी हो सकता है कभी-कभी, किसी-किसी शेयर में फास्ट ट्रिगर भी 20 दिन का हाई। आपने देखा होगा कुछ शेयर हमारे पास उड़ जाते हैं। यानी हमारे पास उसमें पूँजी हमारी फँस जाती है। शेयर फास्ट ट्रिगर हो गया, उसके बाद वो टूट के थोड़ा नीचे आ गया। तो उसके लिए मैंने भले ही एवरेज आउट की स्ट्रैटेजी बता रखी है, पर एवरेज आउट करना इतना अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। किसी भी चीज़ को एवरेज आउट करना, मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, वो इसलिए बतानी पड़ती है कि फॉलोअर क्या करते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक ईमेल आया, मैं ज़्यादा लंबा जवाब दूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं? कोई नहीं सर, मेरे पास तो बहुत टाइम है। मैं आपका जितना समय आप दे सके मेरे लिए तो और अच्छा है।
अच्छी तरह बात को समझाने के लिए सारे एग्जांपल्स देने बहुत आवश्यक होते हैं। अभी जी, मेरे पास जी। एक फॉलोअर का ईमेल आया, उसने कहा कि साहब आपकी स्विंग ट्रेडिंग जो सेल्स इन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो फेल है। तो मैंने उसको पूछा भाई क्यों फेल है, पर्सन किया उसको। तो उसने कहा कि साहब टाटा मोटर में फेल है, आप टाटा मोटर में इम्प्लीमेंट करके दिखा दो और आपको चैलेंज है कि आप स्विंग ट्रेडिंग, सेल्स इन स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्रेटेजी आपकी कोई इसमें कामयाब होती है तो बता दो। तो मैंने सोचा टाटा मोटर तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है। भारतीय शेयर बाज़ार का अभी आज की डेट में देखो आप निफ्टी में पिछले 3 सालों में मैंने आपको दिखाया था ना, 3 सालों में सबसे ज़्यादा जी, बढ़ने वाला जो शेयर है 500-600% बढ़ गया टाटा मोटर को। जी। इसमें फेल किस प्रकार हो गई? तो उसको मैंने पूछा कि आप टाइम फ्रेम बताओ, किस टाइम फ्रेम में ये फेल है? उसने कहा कि साहब 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 2019 तक के टाइम फ्रेम में फेल है। अब वो ओके। कोई छत से कोई व्यक्ति चाकू डालता है, आप नीचे जाके खड़े होते हो चाकू को कैच करने के लिए, वो चाकू आपके हाथ पे गिरने वाला ही है। तो वो तो इस तरह से गिरा है, उसका ग्राफ देखो आप, टाटा मोटर का आप ग्राफ देखिए कि वो बिल्कुल चाकू की तरह गिरा है, छत से चाकू कैसे गिरता है, 493 से गिरना चालू हुआ और गिरते-गिरते 100 से भी वो कम आ गया और जी, बिल्कुल चाकू की तरह गिरा है वो। जी, तो उसमें स्वाभाविक है कि यदि हमारी स्ट्रैटेजी उसमें फेल है, तो बाकी सबकी फेल ही है, कि कोई भी व्यक्ति उसमें लॉन्ग करके पैसा नहीं कमा सकता। ₹493 से शेयर गिरना चालू होता है, 100 से नीचे आ जाता है और विदिन फ्यू मंथ्स 6-7 महीने में नीचे आ जाता है, बीच में उसके बाउंस बैक छोटे-छोटे ही आते हैं यदि, तो उसमें जी, कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकेगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि 4000 उन 2019 से लेके 22 में कहाँ गया, 600% फिर बढ़ गया ना। तो यदि आप उसका एवरेज आउट करते रहते तो 4-5 बार भी एवरेज आउट हो जाता। मैंने हालाँकि उसकी उनकी बातों को मैंने इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, बैक टेस्ट नहीं किया कि वास्तव में सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मैंने खाली जी, ग्राफ देखा कि चलो ग्राफ तो वास्तव में इस तरह का है। तो उसको यदि आप एवरेज आउट नहीं करते तो आपके क्या होता है कि आप अपनी कैपिटल को 40 भागों में बाँटिए। मैं ये कहता हूँ, पहले मैं कहता था 30-35 भागों में बाँटिए, लेकिन और भी सेफ खेलना चाहते हो तो आप मैं कह रहा हूँ 40 भागों में बाँटो ना, क्या आपत्ति है? 6 लाख रुपए किसी के पास है, ₹15,000 लगा दो एक शेयर में। तो जी, आप एक शेयर को यदि एवरेज आउट नहीं करेंगे तो मैक्सिमम आपका नुकसान क्या होगा? 15,000 होगा। एक दुकानदार है, परचून का किराना का विक्रेता है, वो किसी जो मान लो रूह अफ़ज़ा जो मँगाता है वो, हमदर्द कंपनी का एक जो रूह अफ़ज़ा नाम का शरबत आता है, शरबत की बोतल मँगाता है। वो हर चीज़ बेचता जी, है, शरबत बेचता है, शहद बेचता है, सब चीज़ें बेचता है वो। तो किराना का व्यापारी है वो। और रूह अफ़ज़ा की 5 बोतल मँगाई उसने, 5 नहीं बिकी तो क्या वो 5 और मँगाएगा? पहले वाली 5 बिकी नहीं है उसकी। लेकिन हम लोग मँगा लेते हैं, हमें एक जनरल व्यापार करने की विधि नहीं आती। हमें एक जनरल व्यापारी की तरह बिज़नेस करना ही नहीं आता। वो पहले वाली नहीं बिकी तो ज़्यादा क्या करेगा? 500 बोतलों को फेंक के आ जाएगा या घर में खोल के पी लेगा। गर्मी आ गया है कि घर में खोल के जो उसका उसका शरबत बना के पी लेगा, आधे रेट पे बेच देगा, जिसको लॉस बुक करना कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन वो जी, 5 और नहीं खरीदेगा। तो वैसे तो किसी भी आप यदि पूँजी को 40 भागों में बाँटते हैं, तो एक आधा भाग फँस भी गया, तो वो क्या होगा 2-3 साल बाद तो प्रॉफिट देगा ना, यदि आपने अच्छी कंपनी में लगाया। टाटा मोटर में यदि आप 2019 के बाद भी रुके होते, तो आज तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता ना। 493 से भी ऊपर चला गया, यदि आपने हाईएस्ट प्राइस पे भी उसको बाय किया होता तो। तो सर इसलिए मेरे ख्याल से शेयर्स इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग विधि जो है मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसमें मैं एवरेज आउट बहुत कम करता हूँ। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है एवरेज आउट को, लेकिन मैं खुद क्या करता हूँ 20-30% भी शेयर गिर जाता है तो मैं आम तौर पे एवरेज आउट नहीं करता, क्योंकि 20-30% गिरना आम आम बात है। एक शेयर 20-30% जब बढ़ना उसके लिए आम बात है, गिरना भी उसके लिए आम बात है। 20-30% जब मार्केट गिरता है तो अच्छे शेयर भी 20-30% टूटते हैं। तो मैं क्या करता हूँ खुद उनमें एवरेज आउट कम से कम 20-30% टूट जाए, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा फालतू रखा हो, मैं सोचूँ पैसा 3% ब्याज पे पड़ा है, थोड़ा एक बार एवरेज आउट करके कमा लेते हैं, थोड़ा कुछ भाव नीचे आ जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैं उसको एवरेज आउट करता हूँ, वो भी फिर वापस 20 दिन के हाई पे प्राइस डालता हूँ। उसको फिर सेल्स इन स्विंग ट्रेडिंग विधि से ही एवरेज आउट होगा, वो वापस फिर कभी होगा, तो पहले 20 दिन का हाई तो पार करके दिखाए वो, उसके बाद हम उसको लेंगे। तो चलो मैं ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं दूँगा। पहला तो ये हो गया कि फर्स्ट मैं इसको सेल्स इन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको खुद यूज़ करता हूँ। दूसरी विधि सर इस आपने जैसे मैंने आपको बताया कि सर जो आप ट्रैक्टर ट्रेडिंग पहले विधि। दूसरी विधि बताएँ, मैं ये एवरेज आउट पे आपका जस्ट एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा। तो आप कह रहे हैं एवरेज हाँ। आउट करना मतलब रिकमेंडेड नहीं है, क बहुत ही रेयर सिचुएशन में आपको करना चाहिए, जैसे कि फॉर हाँ, ज़्यादा अच्छी एग्ज़ाम्पल चीज़ नहीं है। एवरेज आउट करना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। गिरते हुए शेयर को एवरेज आउट करना, आप बताओ अच्छी चीज़ किस प्रकार हो सकती है? मैंने आपको जैसे रूह अफ़ज़ा की बोतल का उदाहरण जी, दिया जी, कि जी, दुकानदार के पास 5 बोतल उसने जो शरबत की मँगाई, गर्मी आएगा, शरबत की डिमांड बढ़ेगी, उसने सोचा मैं बेच दूँगा। लेकिन वो 5 बोतल ही नहीं बिकी, गर्मी आई और किसी ने नहीं लिया। तो क्या वो 5 और मँगाएगा? और मँगा लेगा, पहले वाली 5 ही नहीं बिक रही उसकी, तो उसका पैसा पूँजी उसकी और उड़ जाएगी। और जब आप एवरेज आउट करते हैं ना, तो आप एक शेयर को ₹100 पे खरीदते हैं, फिर उसको ₹80 पे खरीदते हैं। तब आप उसका एवरेज प्राइस निकालते हैं कि भई ₹90 हो गया, 89 हो गया। तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट गिनते हैं। तो एक्चुअल में आपको ₹100 वाले पे तो आपने लॉस बुक ही किया है, खाली आपका ईगो संतुष्ट हुआ है। एवरेज प्राइस में क्या होता है, आप एक खरीदारी में लॉस बुक करते हैं, दूसरी में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं। तो जी, आपका एक ईगो संतुष्ट हो जाता है कि साहब मैं घाटा खा के नहीं गया और मैं देखो लाभ कमा के गया। मैं दिखाता हूँ जैसे मेरे हरे बक्से दिखाता हूँ। बड़ा ईमानदार आदमी मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल मेरा सर। ईगो संतुष्ट दिखा देता हूँ, मेरे सारे बक्से हरे हैं। मैं कहता हूँ देखिए ज़ीरो दाम दिखाते हैं ना अपने प्रॉफिट बुक में हरे रंग के बॉक्स दिखते हैं उसमें। हाँ जी मैं सर। दिखाता हूँ देखो मैंने कभी जो लॉस बुक नहीं किया। लेकिन जब आप एवरेज आउट करके बाहर निकलते हो तो एक्चुअल में तो आप एक बाइंग में लॉस बुक करते हो, एक बाइंग में आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो उस जी लॉस को सर, भी पार कर देता है। किसी में आपको राइट। ₹20 का लॉस हुआ, दूसरी बाइंग में 30 का फायदा हुआ, तो आपको जो ₹10 का फायदा दिखता है ओवरऑल, लेकिन वो एक खाली आपका ईगो संतुष्ट करने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो फायदा नहीं है। एक में तो आपने लॉस बुक किया ही है। तो जब मैं कह रहा हूँ लॉस बुक ही करना है, तो उसको ₹15,000 को एक तरफ एक विधि आई है ना आजकल कोरोना के टाइम में, एक नाम चला है क्वारंटाइन। 15,000 जी, हमारे में क्वारंटाइन हो गए, टाटा मोटर में लगाए क्वारंटाइन हो गए, 2 साल बाद निकल गए क्वारंटाइन से, कोरोना ठीक हो गया उनके।
तो अरे 2 साल वाह बाद सर! निकाल लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? आप ऐसा कर रहा हूँ, वैक्सीन्स क्वारंटाइन वैक्सीन्स कर पे रहा हूँ काफ़ी वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी बातें बताते हैं सर। वैक्सीन भी थी, हाँ, आई थी ठीक आपकी एसएसटी यहाँ पे भी आपने वैक्सीन हाँ, लगा तो दिया वो इन शेयर्स। उस समय असल में जब मैंने खोजा उस समय ये कोरोना पीक पे चल रहा था, तो कोरोना के वर्ड ये क्वारंटाइन और वैक्सीन और ये मेरे दिमाग में घुस गए। जो चीज़ चल रही होती है उसी पे बात करते हैं, फ़िल्म पे बात करते सही है हैं। सर, जी। कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं हम, बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, अब आप अगली स्ट्रैटेजी बताइए, ये तो काफ़ी अच्छी हाँ, तो जानकारी दी टर्टल आपने। ट्रेडिंग की विधि दूसरी है। दूसरी विधि है टर्टल ट्रेडिंग की, जो मेरी पत्नी के खाते में यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे पिछले 1 महीने में टर्टल ट्रेडिंग की विधि से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई हानि भी नहीं हुई। हानि इसलिए नहीं हुई कि कोई नया शेयर उसके अंदर आया भी नहीं। जब मार्केट 55 दिन के हाई पे कोई शेयर जा ही नहीं रहा है, तो नया शेयर आपके जो मतलब ट्रिगर भी नहीं होगा, ट्रिगर नहीं हुआ तो पैसे भी कम जाएँगे उसमें। तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि 55 दिन के हाई पे आते-आते वो शेयर थोड़ा समय लगाता है। और समय लगाने से वो क्या होता है कि जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो 55 दिन के हाई पे बहुत कम शेयर होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपके नए शेयर जो उसके अंदर ट्रिगर नहीं होते। लेकिन बुल मार्केट में वो विधि काम इसलिए आती है कि जब आपके मार्केट बढ़ेगा, तो 20 दिन का हाई तो आम तौर पे शेयर सारे के सारे क्रॉस कर लेंगे। अब गिरते मार्केट को जब भी ये रूस-यूक्रेन के युद्ध का मामला शांत हो जाएगा, थोड़ा बहुत लोगों को युद्ध का भय निकल जाएगा। तो इस तरह की जो भी बातें अभी मार्केट में चल रही है, एक एनएससी के खिलाफ भी एक जाँच चल रही है। सेबी ने जाँच शुरू की, आपने सुना होगा कि एनएससी की जी सर। फॉर्मर एक जो डायरेक्टर थी, उन्होंने इस्तीफा जी, दे दिया था। जी, हाँ, तो एनएससी के वो जाँच वाली बातें और ये रूस-यूक्रेन के युद्ध वाली बातें और ये तो सब मार्केट में आता है और चला जाता है। बिल्कुल मैंने सर। पिछले 15-20 सालों में पता नहीं कितने उतार-चढ़ाव मार्केट में देखे हैं इस तरह के। तो जब ये सब बातें चली जाएगी तो मार्केट फिर से बढ़ेगा और फिर से बढ़ेगा तो 20 दिन का हाई तो बहुत ईज़िली बना लेंगे बहुत से शेयर और आप क्या कमाएँगे 500, 600, 700 प्रॉफिट कमा के सब शेयर जो है आप आउट हो जाएँगे, बाहर निकल जाएँगे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो 55 दिन की आई वाली विधि काम करना शुरू करेगी। फिर जब शेयर बुल मार्केट में क्या होता है, मार्केट का ये नियम होता है, जब मार्केट बढ़ता रहता है तो बढ़ता ही रहता है, गिरता रहता है तो गिरता ही रहता है। आप कभी भी उसको नहीं पकड़ सकते, बढ़ते मार्केट में आप कभी नहीं बता सकते कि कब कब फिर से गिरेगा और गिरते मार्केट में कभी नहीं बता सकते कि कब फिर से बढ़ेगा। तो उस समय क्या होता है कि जब आप ज़्यादातर शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वाले में तो प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएँगे, कैश की मात्रा अधिक हो जाएगी आपके पास। तो अब लोग बड़े समझदार हैं, कुछ कैश पत्नी के खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। इसको कहते हैं इनकम टैक्स बचाने की दूसरी भाषा में कहते हैं पत्नी को उधार देते हैं, हम लोन देते हैं, गिफ्ट नहीं दे सकते आप। पत्नी को गिफ्ट दोगे तो इनकम टैक्स लगेगा। पत्नी की आय मानी जाएगी। वो पत्नी को उधार दे दो, तो 55 दिन वाले में लगा के पत्नी कमा लेगी, फिर वो फिर से चुका देगी। खाली प्रॉफिट पे उसको टैक्स भरना है यदि उसकी आय टैक्सेबल है तो, नहीं है तो वो भी नहीं भरना। तो इस तरह से ये आपका इनकम टैक्स भी मैनेज रहता है इससे और फिर आप बढ़ते मार्केट में वहाँ उस खाते से पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी आपके पास हर तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो मैं तो कह रहा हूँ मेरे 3-4 विधियों का मिक्सचर यूज़ करो आप। जी। टॉप 3 पूछी आपने अच्छी बात है और मेरे तो बहुत से खाते हैं, अब मैं तीसरा कौन-सा बताऊँ? एक एक तो मेरी बेटी का सर खाता है, मैं मेरी बेटी के खाते में यूज़ 30 करता हूँ, वो 30 बताऊँ? सर तीसरे से पहले अगेन मैं टर्टल ट्रेडिंग पे आपसे क्वेश्चन, क्योंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं कई नई जानकारी मेरे लिए है और मे बी हाँ, मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी आ रही हैं। तो टर्टल ट्रेडिंग आपने कहा सर, मैंने शुरू करी थी टर्टल ट्रेडिंग और उसमें शुरू में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन कुछ समय बाद 20 डे लो बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर हो जा रहे थे, जैसा आपने अभी कहा सर, वो 20 डे लो और 20 हाँ, डे हाई उसमें बहुत एक मिस्टेक है, फ्रीक्वेंटली ट्रिगर होते हैं। उसमें उसमें एक मिस्टेक है, मैं खुद उस मिस्टेक पे बातचीत अभी खुद विचार कर रहा हूँ। इसको मुझे समय नहीं, आपको समय है। आप थोड़ा-सा समय निकालना, मेरे दिमाग में बहुत दिन से मतलब ये जो चल रहा है कि शेयर्स इन स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जब शेयर 20 दिन के लो पे होता है, तब 20 दिन का हाई पे प्राइस बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी लेकिन सर। टर्टल ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि जब वो 55 दिन के हाई से 5-10% टूट जाता है, तब हम उसको बताता है हमारी शीट उस समय बता देती है। द 10-15% जब वो गिर जाता है, तब बताती है शीट उसको जी। कि ये हाई जब 10-15% गिर गया, तो उसमें छोटा-सा बाउंस बैक आता है, तो फास्ट ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्यों ना इसमें ऐसा किया जाए कि हम इसमें भी 55 दिन के लो पे जब हो, देखो 20-20, 55-55, जी सर। तो अब उसका शेयर 55 दिन के लो पे है, तब जाके सीट बताएगी आज प्राइस बढ़ना शुरू करो, फीडिंग आज स्टार्ट कीजिए। तो 55 दिन के लो पे 55 दिन के हाई वाले प्राइस से फीडिंग स्टार्ट कीजिए। तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा 55 दिन के लो 55 दिन के हाई पे, तो फास्ट टिकर वो कितना भी उछाल मारे, ग्राफ में आपने देखा होगा, गिरता शेयर होता है, ऐसे गिरता आता है, थोड़ा-थोड़ा ऐसे उछाल मारते-मारते गिरता है वो। अब मेरा हाथ पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिख रहा है सर, दिख मुझे रहा है, श्योर आपका नहीं है। उछाल दिख रहे हैं है ना? तो वो मुझे। ऐसे-ऐसे गिरता है वो, तो ऐसे-ऐसे गिरता आता है। तो वो अपने जी सर। फास्ट थोड़े से ऐसे उछाल में वो क्या करता है, डॉल्फिन आपने देखी होगी, मतलब डॉल्फिन कैसे कूदती है, ठीक है? तो डॉल्फिन वाली विधि से शेयर गिरते-गिरते आता है। तो थोड़े से जी। उछाल में 20 दिन का हाई तो उसका मतलब हो जाता है ट्रिगर, फास्ट ट्रिगर हुआ, फिर से वो गिर गया वो तो जाके। तो लेकिन 55 दिन के अंदर गैप हो जाता है, वैसे उछाल मारता आएगा ना 55 दिन वाले को नहीं भिड़ पाएगा। रियल में उसको ऐसे जाना होगा ना तो ही भिड़ेगा 55 दिन वाले को। तो आप ये कभी आप एक शीट बनाओ, आप यदि समय मिल जाए तो, कि उसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना 55 दिन का लो लो। जैसे हम शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रिगर पॉइंट 20 दिन का लो लेते हैं जी। और खरीदने का पॉइंट 20 दिन का हाई लेते हैं। फिर जी। वो उसको कम करते चलते हैं, कम करते चलते, हम्म। कम करते वो या तो लो और बनाता रहेगा तो ऐसे अंतर रहेगा, फास्ट जी। हिट होने चांस नहीं रहेंगे। तो ऐसे उसको 55 दिन का हाई यहाँ है और 55 दिन का लो ये 7 की तरफ मान लो आप। तो उसको अपडेट करते चलो, 55 आखिर दिन बढ़ेंगे जो ये भी कम आएगा ना, 55 दिन का हाई कम होता रहेगा। एक बात सोचो, कोई शेयर अपने 365 दिन के हाई पे जाता है, तो आखिर वो 55 दिन के हाई में से होके ही जाता होगा ना। जी, बिल्कुल। कोई शेयर अपने ये 365 दिन के लॉ से एकदम से 365 दिन के हाई पे तो जाता नहीं। रास्ता हुँ, तो वही है ना। हुँ। और गेट पे हम लोग बैठ के 55 दिन वाले गेट पे हम बैठे हैं कि भाई तू ऊपर जा ही रहा है 365 दिन के हाई की तरफ, तो आजा पहले हमारे पास आजा, उसके बाद बाकी को फायदा दे। हम उसको पकड़ लेते हैं वहाँ पे।
ठीक है ना, जाने के लिए जो रास्ता है वो -55 दिन का ही से जाता है। लेकिन समस्या क्या है, फास्ट टिकर यहाँ पर उसमें बहुत फायदा होता है। उसमें क्या था कि मार्केट में बुलियन स्टार्ट हुआ था, तो सब जी, 55 दिन का हाई के पास-पास जल्दी-जल्दी आए, सब ऊपर चले गए, आपने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो बढ़ने वालों ने आपने प्रॉफिट बुक करके आगे बाहर आ गया। तो किसी-किसी ने वो जो मतलब डॉल्फिन ने उछाल ऐसी मारी कि फास्ट फास्ट टिकर हो गया, क्योंकि हमने जो डॉल्फिन को लिया ना, उसको हमने 10-15% ही नीचे ले लिया, थोड़ी गलती वहाँ हो गई। देखो मैं रियलाइज़ करता हूँ इन बातों को, मैं इसलिए रियलाइज़ करता हूँ कि अब यूट्यूब पे डाले वीडियो तो मतलब हटा नहीं सकते। लेकिन इनको अपडेट कर सकते हैं। टाटा ट्रेडिंग पॉइंट भाग 2 भी लाया था मैं, जैसे मैंने कहा था स्टॉप लॉस मत रखो, स्टॉप लॉस रखने के बाद भी शेयर बढ़ जाता क्या फ़ायदा? और टाटा मोटर में आप लॉस बुक कर लेते तो क्या करते? आज सबसे बढ़ने वाला शेयर वही है। ऐसे कितना लॉस बुक करोगे? शेयर बाज़ार का जी, नियम है ये। मैं इसको फेयर गेम तो बिल्कुल नहीं मानता। जी, शेयर बाज़ार को मैं फेयर गेम बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जिन ब्रोकरों के पास आपका खाता होता है, वहाँ आपके ऑर्डर नहीं दिखाई देते क्या? यस बैंक गिरने से पहले मेरे पास ऐसे मतलब ब्रोकरों के ईमेल आते थे कि सबसे ज़्यादा जो रिटेल लोगों की भागीदारी इसमें हो रही है। वो तो कहते हैं रिटेल कहाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आप भी परचेज़ कर लो। ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटेल कौन खरीद रहा है, यस बैंक खरीद रहा है, आप भी परचेज़ कर लो। ऐसे बताते हैं ना, तो उनके जी पास तो सर। एक आंकड़ा होता है ना, एक उनके पास जो मतलब डाटा होता है, और मरना किसको है? मरना आपको और मुझे है, जो रिटेल निवेशक है उसको मरना है। यानी जब उसके पास वो शेयर को बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते आपके पास खूब अधिक मात्रा में हो जाएगा, तब उसको डाउन कर देंगे। तो आखिर क्या बढ़ता है? प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम बढ़ने का कोई नियम थोड़ी है, कोई फार्मूला थोड़ी है। ₹2 फेस वैल्यू का शेयर होता है, 2000 में मिलता है। ₹1898 क्या दे रहे हो आप? आप वो उसका प्रीमियम दे रहे हो। प्रीमियम तो कितना भी क कम हो सकता है ना, कंपनी में हिस्सेदारी तो आपकी मात्र ₹2 की है। ऐसे जो ₹10 फेस वैल्यू का शेयर है, तो कंपनी में हिस्सेदारी आपकी दो ₹10 की है। तो इसलिए इसको इतना यूँ फेयर गेम मान के मत चलिए। इसके अंदर क्या होता है कि रिटेल निवेशकों की भागीदारी जहाँ भी हो जाएगी, वो शेयर फिर अधिक भागीदारी यदि होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि आप हिस्सेदारी भी देखिए, रिटेल पार्टिसिपेंट की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए, बड़े पार्टिसिपेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। बड़े लोग तो आखिर पार्टिसिपेंट करते ही हैं, तो उनको सस्ता जी। करने के लिए एक बार वो उन लोगों के पास क्षमता होल्ड करने की, जैसे आपने टाटा मोटर एग्ज़ाम्पल देखा। यही चीज़ मैंने किसी और वीडियो में देखी थी, शायद कुणाल सर हो गए, आई डोंट नो आप उनको देखते हैं या नहीं देखते, जानते नहीं जानते। उनके एक वीडियो में उन्होंने हुँ, कहा था कि जहाँ रिटेल की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, वो शेयर थोड़े रिस्की होते हैं और जहाँ उनकी कम हो, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप भी इस बात को मानते हैं सर? मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि जो बिग बिग प्लेयर होते हैं, वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। आप और मैं 15-20 हज़ार का शेयर खरीदेंगे, मार्केट अपने से मूव नहीं होगा, लेकिन 15 लाख का ऑर्डर डालता है, तो उससे मार्केट मूव होता है। समझ रहे हैं? जी, 15 लाख के शेयर कोई बेच देता है, तो वो शेयर एकदम प्राइस उसका कम हो जाता है। वो 15 लाख का बेचेगा, तो दूसरे लोग भी देखा देखी शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी है वो, कि 15 लाख एकदम से बेचेगा। पहले ₹1,00,000 के शेयर बेचेगा, फिर थोड़ा भाव गिर जाएगा, लाख की ओर बेचेगा, फिर थोड़ा भाव गिर जाएगा, लाख की ओर बेचेगा। अब आप जैसे मेरे जैसे लेके बैठ जाएँगे, अब तो बढ़ना ही है, स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर वो 2 लाख की ओर बेच देगा, तो स्टॉप लॉस भी टूट जाएँगे। उससे फिर भाव और गिर जाएगा। फिर लोग देखेंगे गिर रहा है तो यार पुट खरीद लो। पुट खरीदने पे जी, ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। कुछ कहीं गिर रहा है फायदा कमाओ, शॉर्ट सेलिंग कर दो। तो वो तो उसने 5 लाख के बेचे, 25 लाख आपके मेरे जैसे लगा के बैठ गए कि चलो अपने और बेचते हैं, 25 लाख के बेचो। तो और सस्ता हो गया ना। तो वो क्या करेगा, पहले अपने 15 लाख के शेयर सारे के सारे इस तरह से आप लोगों को दे देगा। फिर और भी उसके दाम तो एक एक बड़ा तैयार ले आए आप तो। आप सब तैयार हो गए बेचने में कि बेचो, 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 बेचो। तब वो एक साथ परचेज़ कर लेगा, आ जाओ। तब वो सारे उसने 15 लाख के फिर से परचेज़ कर लिया अपने। तो उसको तो बेनिफिट हो गया ना, समझ रहे हो ना? उसने इस प्राइस पे बेच दिया और इस प्राइस पे आके फिर से परचेज़ कर लिया। जी, तो उसने तो जी, परचेज़ कर लिया, लेकिन आप लोग कहते हो हम तो स्टॉप लॉस था, आपका तो स्टॉप लॉस उड़ गया, आपका मेरा तो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। जी, तो सर। आपके लिए आपको सिखाते हैं, वो कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ भैयो। आपको सिखाते हैं कि अरे रिटेलरों स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। आप स्टॉप लॉस अवश्य लगाना, वो कहते हैं। हम नहीं लगाएँगे, आप लगाना, है ना? सही कहा सर हाँ आपने। सर। ठीक है सर, जी। अच्छी जानकारी मिल गई। 2 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में काफ़ी नई चीज़ें आपने सिखाई। अब तीसरी फ़ेवरेट स्ट्रैटेजी बताइए सर अपनी। तीसरी ऐसा है कि स्ट्रैटेजी मेरी और भी ज़्यादा है, 3 से भी अधिक है, क्योंकि मेरे पास खाते अलग-अलग है। देखो, मेरा खुद का खाता भी आप जानते हो आईसीआईसीआई में भी है। जी, मेरी बेटी का खाता भी है, दूसरी बेटी का खाता भी अभी मैं खुलवाने वाला हूँ। तो फिर भी मैं इसमें एक जो चूज़ मतलब करके आपको बता देता हूँ कि जो एमटीएफ स्ट्रैटेजी है ना आईसीआईसीआई वाली, जो मैं इसको आईसीआईसीआई में यूज़ करता हूँ, उसको जी, यदि आप निफ्टी के बीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, निफ्टी बीज के अंदर, तो वो आपको जो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट का जो स्वाद है ना, जो ऑप्शन में जब मज़ा मिलता है आपको, जो फ्यूचर में मज़ा मिलता है, वो आप कैश मार्केट में मज़ा आपको ईज़िली मिल जाता है उसके अंदर। मेरा एमटीएफ वाला वीडियो भी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा है। एक देखा है एमटीएफ सर का वीडियो था ना, बिल्कुल। सर, मार्जिन फंडिंग मैंने था ना, शायद ही आपका मार्जिन कोई फंडिंग। वीडियो छोड़ा हाँ, होगा सर, उसमें सारे मार्जिन देखे। फंडिंग में क्या होता है कि वो तो क्या करते हैं कि ब्रोकर तो आपको जो 20% पे ही आपको मतलब मार्जिन पे ट्रेड करवा देते हैं। आपको 25,000 का शेयर खरीदना है, निफ्टी में 25,000 की आप पोज़ीशन बनानी है। मैं अगर 25,000 अधिक मत लो, देखो फ्यूचर में 5 लाख का लॉट खरीदना पड़ता है। फ्यूचर ऑप्शन मार्केट की जो रचना इस प्रकार से हुई है कि छोटे निवेशक का पैसा छोटे निवेशक की जेब से निकल के बड़े निवेशक की जेब में आ जाए। बनाया उसको इस तरह से गया है। तो छोटे निवेशक के लिए है ही नहीं वो। फिर भी छोटा निवेशक उसके अंदर जाता है, उसका मन ललचाता है, वो सोचता है यार छोटा-सा अपने फ्यूचर में नोट खरीद लेते हैं, 5 लाख की पोज़ीशन मिल जाएगी। तो वो ये नहीं देखता कि भई 5 लाख पे हानि भी कितनी होगी। वो सिर्फ़ वो यही देखता है कि 5 लाख में मुझे 10% प्रॉफ़िट होगा, 50,000 मैं कमा लूँगा। 50,000 उसको छोटे निवेशक को ज़रूरत होती है। उसके लिए बड़ी अमाउंट होती है 50,000। वो जी, ये नहीं देखता कि 50,000 पूरे ही आपके निकल जाएँगे। एक जो मतलब राजा के समय की बात है, किसी व्यक्ति ने ये सुना कि साहब पैसे को पैसा मतलब खींचता है। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। यानी कि किसी ने कह दिया उसको मुहावरा है ना कि पैसे को पैसा जी, खींचता है।
पैसे को पैसा आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है। तो वो राजा के खजाने के पास जाके 1 रुपए का सिक्का लेके खड़ा हो गया। उस जमाने में सोने चांदी के सिक्के आते थे। खजाने के पास एक छोटी सी खिड़की थी, खिड़की के पास 1 रुपए सिक्का लेके खड़ा हो गया, खजाने से पैसा खींच लेगा। थोड़ा और नहीं खींचा, थोड़ा और आगे हाथ डाला, नहीं खींचा, थोड़ा और आगे हाथ डाला, नहीं खींचा, थोड़ा और आगे हाथ डाला, तो बाई चांस वो सिक्का छूट गया और वो खजाने के अंदर जाके गिर गया। तो वो आदमी वहाँ बैठ के मतलब रोने लगा कि ये तो गलत बात है, पैसा नहीं खींचता। तो वहाँ समझदार लोग आए, उन्होंने, आप जैसे समझदार थे, उन्होंने समझाया उसको कि भाई ज़्यादा पैसा कहाँ था? ज़्यादा कहाँ था? राजा के खजाने में ज़्यादा था या तेरे हाथ में ज़्यादा था? ज़्यादा पैसा थोड़े पैसे को खींचता है। आपके पास ज़्यादा होता तो आप जो मतलब राजा वाला खींच लेते, लेकिन मतलब वहाँ ज़्यादा था, तो देखिए बड़ा चुंबक हो, छोटा चुंबक पास में लाओ, बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींच लेगा, छोटा कैसे खींचेगा? ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन मार्केट की रचना इस प्रकार से हुई है। आप छोटे निवेशकों का पैसा, वो 1 रुपए का सिक्का है उस गरीब आदमी वाला, उनके पास राजा का खजाना, ऐसे कई यूट्यूब पे मिल जाएँगे आपको। ऐसे कई यूट्यूब पे मिल जाएँगे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बताते हैं कि साहब मेरे ये 83 लाख ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट बुक किया। आई हैव बुक प्रॉफिट, इंग्लिश में बोलते हैं, 83 लाख, बड़े-बड़े मकान दिखाते हैं, कारें दिखाते हैं, पर्सनल जेट खोलते हैं ऑडी-फोडी के। तो आप देख के खुश हो जाते हैं कि बस मैं तो इसी का फॉलोअर बनूँगा। महेश वसी को अनसब्सक्राइब ठोकिए, करसन जी फुलेरा अब अनसब्सक्राइब। अरे यार 15-15 हज़ार क्या मतलब है? गेट खोल रहे हैं कारों के, 2 करोड़ की कार लेके आई है और परचेज़ 1 कार इन 2 करोड़ रुपीज़, है ना? तो कहते हैं वाह! जी सर। और हमारे पास तो 5 लाख की कार है छोटी-सी, है ना? वो भी वो मतलब 2 लोन पे करोड़ है। सर, वो 2 करोड़ ही नहीं लोगों से उन तक पहुँच करोड़ों में जाते चलते हैं। हैं, तो उनके वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो रॉन्ग है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन उनकी कैपिटल को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उनकी जो कैपिटल है वो भी देख लीजिए। जी। उनकी जो कैपिटल है उसको देख लीजिए, उनके पास कितनी कैपिटल है। तो अब आप वो तो कमाएँगे, वो तो हर स्तर, वो तो मार्केट हर चीज़ में काल-पुट लिए बैठे हैं दुनिया भर की। दुनिया जी। भर की कॉलें हैं, दुनिया भर की बेच के बैठे हैं, दुनिया भर की लेके बैठे हैं। पैसा खूब सारा है उनके पास। तो अब वो इतनी सारी रखेंगे स्ट्रैटेजी, तो उनके अनुसार मार्केट भी चलेगा ना। ज़्यादा कॉल मतलब राइट करेंगे तो उसके अनुसार इफ़ेक्ट आएगा, ज़्यादा पुट राइट करेंगे उसके अनुसार इफ़ेक्ट आएगा, ज़्यादा कॉल ख परचेज़ करेंगे तो उसके अनुसार इफ़ेक्ट आएगा, ज़्यादा पुट बेचेंगे तो उसके अनुसार इफ़ेक्ट आएगा। तो उनके पास पूँजी ज़्यादा है ना, तो पूँजी से मार्केट को हिलाया जा सकता है मेरे कहने का अर्थ है, कैपिटल से। ये कोई बेईमानी नहीं है, ये फेयर बिज़नेस है। जैसे बेबीलोन का अमीर आदमी में आपने पढ़ा था, मैंने किताब रिकमेंड करता हूँ मेरे फॉलोअर को मैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसमें पढ़ा था ना कि वो एक अमीर आदमी था, राजा ने बहुत सारे महल बनवाए। पता नहीं आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे, है ना? अरे नहीं सर, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, आपके जो ये किस्से कहानी आप अपनी वीडियो में बीच में डाल देते हैं, मुझे तो मैं बहुत मेरे पसंद वीडियो में भी आते हैं। डालता हूँ और देखो लाइव आते हैं वगैरह, तो बिना एग्ज़ाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिए आदमी के बात अच्छी तरह समझ में नहीं आती। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी वाली किताब में कहानी ये थी कि राजा ने बहुत सारे महल बनवाए। क्यों बनवाए? कि अकाल पड़ गया था, प्रजा के पास पैसा नहीं था। राजा सारे थे कि मैं महल बनाऊँगा, प्रजा के पास पैसा आएगा, मज़दूरी करेगी प्रजा, मज़दूरी करेगी, पैसा मिलेगा उनको, पैसा मिलने से मेरी प्रजा तो सुखी हो जाएगी अकाल के अंदर, क्योंकि खेती तो हो नहीं रही है। 1 महल बनवाया, 2 बनवाए, 3 बनवाए, तो राजा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, मंत्रियों को बुला के पूछा कि देखो मैं कितना बड़ा राजा हूँ, मैं कितना महान व्यक्ति हूँ, मैंने इतने सारे महल बनवाए, मेरी प्रजा में सभी लोग मतलब सुखी हो गए। उन्होंने कहा नहीं साहब सुखी नहीं हुए। तो क्या हो गया? उनको ऐसा क्या हो गया? वो पैसा तो उस होडी वाले आदमी के पास गया, जो वो कार खोलता है ना 2-2 करोड़ की, उनके पास चला गया आपका सारा पैसा। तो वे जी एक सर। उनके ज़माने में था, उनके ज़माने में एक मतलब सेठ जी थे, पैसा सारा सेठ जी के पास गया। तो राजा ने कहा उनको बुलाइए, गिरफ्तार करके बुलाइए उनको। तो मंत्रियों ने सलाह दी गिरफ्तार नहीं करना है उनको, उन्होंने नियम से, दिमाग से पैसा कमाया है, लॉ से। आपका रेगुलेशन लॉ एक भी नहीं तोड़ा, वो बिज़नेस के गुण जानते हैं। वो जानते हैं व्यापार को किस प्रकार किया जा सकता है। वो मतलब टाटा मोटर वाले फॉलोवर नहीं है जो कहते हैं 2017 से 19 तक गिर गया, तो बस आपकी सारी स्ट्रैटेजी फेल ही होगी। उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया कि साहब शेयर ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों? तो टाटा मोटर ने फैला ना कि 2017 से 19 के बीच में करके दिखाई मेरे को। तो वो ऐसे नहीं है। वो दिमाग से पैसा कमाया उन्होंने, बिज़नेस के गुण जानते हैं कि हाउ टू डू बिज़नेस, बिज़नेस को कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही वो जो बड़े निवेशक है, मैं ये बुराई नहीं कर रहा कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट नहीं, उनके पास पैसा है, बिज़नेस का गुण आता है, उनको मालूम है कब शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है, उसके अनुसार वो चलते हैं। लेकिन आपके और मेरे पास इस हिसाब की पूँजी नहीं है कि हम मार्केट को हिला सकें। 2 हाथी जब जो मतलब लड़ते हैं, तो हम लोग चींटी की तरह है, हमें उन बीच में से उठा के लाना है। हाथी लोग मतलब झगड़ रहे हैं, गन्ने का खेत पूरा तहस-नहस कर दिया उन्होंने, तो थोड़ा-सा गन्ने का टुकड़ा निकाल कर चूसना है अपने को, वो पैर के नीचे नहीं आना उस हाथी के, वो साले पैर के नीचे लगे थे अपने। वो ध्यान रखना है कि हाथी के पैर के नीचे नहीं आना है, ठीक है ना? वो गन्ने के सर टुकड़े आप उठा-उठा के चूसने हैं, तो छोटे-छोटे गन्ने के टुकड़े में उठा-उठा के लाता रहता हूँ, आप लोगों को ये सिखाता हूँ कैसे टुकड़े लाने हैं, हाथी से कैसे बचना है। तो हाथी इतने तो मैं हूँ ही बढ़िया-बढ़िया नहीं, तो मैं बताना एग्ज़ाम्पल्स सिखाऊँ कैसे? इतने बढ़िया-बढ़िया एग्ज़ाम्पल्स आप लाते कहाँ से सर? बहुत मतलब आप कौन-कौन सी किताबें पढ़ते हैं? ये जस्ट ऑफ टॉपिक हो गया बट क्या आप किताबें पढ़ते हैं? ये मतलब काफ़ी अच्छे किस्से, मैं बहुत सी कहानियाँ बुक्स बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ, अभी भी मेरे पास एक मेरे हाथ में किताब आप देख सकते हैं। त त प हाँ, परमहंस योगानंद जी की किताब है, जहाँ है प्रकाश। जी, जहाँ है प्रकाश, तो परमहंस योगानंद जी है, तो इसमें जहाँ है प्रकाश में ध्यान वगैरह सिखाया जाता है आपको, ईश्वर से ध्यान। और जब आप ध्यान करते हैं, आपका आज्ञा चक्र जो जागृत हो जाता है, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं। तो मैं मेरे सभी फॉलोअर्स को और आपके सभी फॉलोअर्स को ये राय दूँगा, ये किताब भली मत खरीदना, जहाँ है प्रकाश। मैंने कोई लिंक नहीं दिया, आप चाहो तो लिंक मतलब चाहो तो अपना एफिलिएट लिंक इसमें डाल सकते हैं। मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है। करसन जी एफिलिएट लिंक इसका किताब का जो डाल देंगे, जहाँ है प्रकाश, परमहंस योगानंद जी की है। पहले मेरा हमारा कोई प्री प्लान भी नहीं था, हम किताब का ऐड करेंगे, तो जस्ट मेरे मेरे सोने का बेड है, ये बेड पे बैठ के मैं लाइव आ रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब रात जी के जो सर। है 10 बजने वाले हैं। तो मैं सोते-सोते किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ। मैं वीडियो लगभग
3-4 वीक्स में, महीने भर में एक वीडियो मुश्किल से लाता हूँ। मुझे इस बात का तो कोई मतलब लालच है नहीं कि यूट्यूब से पैसा कमाऊँगा। मुझे पैसा कमाना है तो शेयर बाज़ार से कमाना है, यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना, ना आप लोगों से लेके कमाना है, इसलिए मैंने कोई फीस भी नहीं रखी। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मेरा ज्ञान का विकास करता हूँ और ध्यान करने से, किताबें पढ़ने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपको नए-नए आइडियाज़ आते हैं। आखिर हम सब लोग ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की कृपा जब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमें ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा और हम पैसा भी नहीं कमा सकेंगे। तो आप लोगों को, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन को मानने वाले हो, मुस्लिम है तो अपने जो अल्लाह मियाँ को याद कीजिए और जो सब एक ही हैं, सबका मैं तो सबका मालिक एक, इस सिद्धांत पे विश्वास का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो आप अपने किसी भी ईश्वर को आप किसी भी नाम से जानते हो। पानी के अलग नाम है ना, वाटर। एक जैसे पिताजी आम लेके आते हैं, घर पे, 4 बच्चे होते हैं पिताजी। आजकल तो 4 बच्चे नहीं होते, उस ज़माने में होते थे। मैं जिस ज़माने की स्टोरी बता रहा हूँ, कि पिताजी आम लेके घर पे आते हैं, 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा इंग्लिश जानता है, वो कहता है मैंगो, मैंगो, तो पिताजी उसको मैंगो दे देते हैं। दूसरा बच्चा कहता है आम, आम, पिताजी उसको आम दे देते हैं। एक बच्चा बोलना ही नहीं जानता, छोटा है, वो करता है खाली, पिताजी उसको भी देते हैं। तो वो ऊपर वाला समझता है मुझे किस नाम से पुकार रहे हैं। आप उसको अल्लाह नाम से पुकारो, आप उसको वाहिगुरु नाम से पुकारो, गॉड नाम से पुकारो, ईश्वर नाम से पुकारो। ऊपर वाला सब जानता है कि मुझे किस नाम से पुकार रहे हैं। तो आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए ऊपर वाले का, और जो प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। आप अपने शेयर मार्केट में सफल होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करें, तो ईश्वर ही आपको बुद्धि देता है। बुद्धि में प्रकाश आपको ईश्वर ही देगा। जी सर, आगे चलिए। सर बहुत-बहुत आप मतलब जो यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता वो आज अब मुझे सीखने को मिल रहा है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत खुश हूँ। अब ठीक है सर, आगे का सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। 3 स्ट्रैटेजी तो त तीसरी आपने कौन-सी आपने बताया बहुत सारी हैं, तीसरी अगर आप चूज़ करना चाहें फिर भी उन बहुत सारी में से कौन-सी होगी सर? एमटीएफ बता दिया मैंने। ओके मैंने एमटीएफ एमटीएफ सॉरी ट्रेडिंग सर। बता दिया, एमटीएफ ट्रेडिंग बता दिया, लेकिन उसमें मैंने ये कहा आपको, पीछे बात अपनी लगी थी कि सिर्फ निफ्टी बीज में उसको इस्तेमाल करें। सुपर ओके, ब्रेकआउट वाले शेयर में इस्तेमाल नहीं करें। उसको निफ्टी बीज, बैंक बीज, इनमें आप इस्तेमाल करते हो, आपको फ्यूचर ऑप्शन का स्वाद मिल जाता है साथ में, और वो लोग आपको कम पैसे में करा देंगे। लेकिन इसमें लॉट साइज़ आपको खुद को तय करनी है। इसमें लॉट साइज़ आप खुद तय करें जी। कि आपको जैसे 25,000 का लॉट साइज़ तय कर लो, जो आपकी हैसियत में हो। मतलब लॉट साइज़ ये है कि 3 महीने में यदि वो नहीं बिकेगा तो उस लॉट की हम लोग जो डिलीवरी ले लेंगे, हम डिलीवरी ले लेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे इस वजह से। तो ओके, आपको ऐसा होना चाहिए, लॉट साइज़ आप खुद तय करो। जैसे निफ्टी है अभी, मतलब लगातार निफ्टी गिरता जा रहा था, तो आपको कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप अलग-अलग स्तरों पे निफ्टी आप ये तय कर लेते हैं, मैं हर 3% टूटने पर निफ्टी बीच के 25,000 के लूँगा शेयर। तो 25,000 के उसमें एक तो अलग-अलग पोज़ीशंस बनती है, उसमें ओपन पोज़ीशन जो बनती है, वो जी, एवरेज नहीं बनती उसमें, एवरेज वाले कांसेप्ट के वो चीज़ एंटी है, उसमें अलग-अलग बनती है। आपने निफ्टी बीज मान लो 195 पे लिया, अलग पोज़ीशन दिखेगी, 190 पे जी, लिया, अलग पोज़ीशन दिखेगी, 185 पे निफ्टी बीज लिया, अलग पोज़ीशन दिखेगी, 180 पे लिया, अलग पोज़ीशन दिखेगी। अब मार्केट जो ही बढ़ेगा तो आप 180 वाले में आराम से 5-6% आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ा बढ़ेगा 185 वाले प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ा बढ़ेगा 190 वाले प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। फिर यदि मान लो 3 महीने हो गए, दरमियान 195 वाली पोज़ीशन आपके हाथ में भी रहेगी, तो उसको तो डिलीवरी ले लो। निफ्टी तो है, आखिर आप एक पूरा पोर्टफोलियो परचेज़ कर रहे हैं, आदमी तो कल बढ़ने वाला है। तो इस तरह से वो आप चाहो तो मतलब उसके अंदर ये मेरी इसलिए फेवरेट है, एक तो कम पैसों में आपको ज़्यादा इसके अंदर मिल जाता है। मैंने किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड जो किताब थी, रिच डैड पुअर डैड, उसके लेखक का नाम मैं नहीं भूल रहा हूँ, शायद रॉबर्ट कियोसाकी या इस तरह का सा नाम है। जी सर, आपने रॉबर्ट पढ़ी हो कियोसाकी। पता नहीं, रिच जी डैड सर, हाँ, रॉबर्ट बिल्कुल कियोसाकी पढ़िए। उसके लेखक थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी वगैरह वो ये कहते थे रिच डैड पुअर डैड वाले, कि रियल एस्टेट में पैसा लगाओ। वो कहते हैं मैं शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का समर्थक नहीं हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, ज़मीनों में पैसा लगाइए। क्यों? तो उनको पर्सन पूछा तो उन्होंने कहा था बैंक लोन देते हैं इसके लिए। आप दूसरों के पैसों से बिज़नेस कर सकते हो, बैंक आपको लोन देता है। आप शेयर बाज़ार के में यदि आप शेयर खरीदने के लिए बैंक में जाके लोन माँगेंगे, तो बैंक मैनेजर आपको धक्के देके बाहर निकाल देगा। तो वो उस ज़माने की बात होगी। रॉबर्ट कियोसाकी के समय की बात होगी, ये पता नहीं आज समय अलग चल रहा है। अब तो हमारे एमटीएफ में क्या मिल रहा है, उधारी तो मिल रही है, बैंक हमें लोन पर दे रहा है ना शेयर खरीदने के लिए भी। पहले बैंक क्या करता है, शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देता, वो लोन लोन लेके शेयरों में पैसा लगाना बुरी बात है, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर चुकाने का दबाव होता है। लेकिन मेरा एमटीएफ बड़ा वीडियो, उसमें मैंने एक प्लानिंग वे से आपको लोन लेना बताया। प्लानिंग वे से तो हम लोग मकान बनाने के लिए भी लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, हम लोग कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं। तो एक प्लानिंग वे होता है ना, थोड़ा-थोड़ा चुकाते भी रहते हैं उसमें। तो ऐसी बिल्कुल, एमटीएफ वाली विधि को मैंने प्लानिंग वे से मेरे उस वीडियो में डाल दिया है कि कैसे प्लानिंग वे से आप एमटीएफ में यदि लोन लेंगे, तो वो लोन आपकी हैसियत में होगा, आपकी क्षमता में होगा। जैसे बताएँ कि टोटल आपकी पूँजी कितनी है, टोटल हैसियत कितनी है। यदि 3 महीने बाद उसके अंदर आपको जो डिलीवरी उठानी पड़े तो कितना पैसा उठ जाएगा। और एक आप उधार आधे से अधिक मत रखो। इसमें ये सिस्टम कर दिया मैंने कि 25,000 की आप लॉट साइज़ खुद तय करते हो, तो ₹12,500 तो पहले दिन ही चुका दो उनको। आपको जी, जो कंपनी तो 6,000 में 25,000 की पोज़ीशन जो बना देगी, लेकिन उनको 6,500 और दे दो, शायद धन्यवाद। इससे क्या होगा कि एक तो आपके बचे हुए ₹12,500 आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। दूसरा, आप अपनी हैसियत से बाहर नहीं जाएँगे। आपको ज़्यादा पैसा पड़ा दिखे अपने खाते में, आप और भी बहुत सारी पोज़ीशन ले लेंगे। आपको निफ्टी बीच को मैं बैंक निफ्टी भी उठा लेता हूँ। मैं निफ्टी आईटी का भी ईटीएफ उठा लेता हूँ। उसको आपको ज़्यादा पोज़ीशन बढ़ाने की एक तो क्षमता से बाहर हो जाएगी। आपने 12,500 चुका दिया उनको, 6,500 आपके खाते में से कम हो गए, कैश आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ब्याज भी कम लगेगा। प्लस आपको चुकाने हैं तो आधे पैसे चुकाने हैं, आधा उधार, आधा उसमें। एमटीएफ में बस उधार वाले धंधे का भी मुझे लाभ मिल जाता है। इसलिए मैं तीसरे में एमटीएफ को प्राथमिकता देता हूँ। ओके। सर आप इस पे कोई वीडियो बनाने वाले हैं, जो एमटीएफ का आपने जो अपडेट्स बताए मतलब वैसे तो आपने बना रखा है हाँ, लेकिन और
प्लानिंग में है, उसको मैं कहता हूँ, इसका मैंने नाम दिया है एल्केमिस्ट विधि। एल्केमिस्ट विधि है, आपने पहले मैंने एक बार टैब में शेयर भी किया होगा, मैं एक एल्केमिस्ट विधि पे करने वाला हूँ, शोध करने वाला जी सर। हूँ। एल्केमिस्ट विधि भी एक किताब के ऊपर आधारित है, द एल्केमिस्ट नाम की एक किताब है, वो भी मैंने किताब का अध्ययन किया। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है वो मतलब गडरिया होता है, भेड़-बकरी चराता है वो, भेड़-बकरी चराते-चराते उसको सपना आता है कि पिरामिड्स के अंदर खजाना है, तो उस खजाने की तलाश में पिरामिड्स की तरफ वो व्यक्ति यात्रा करता है। वहाँ उसको डाकुओं का जो सरदार पकड़ लेता है पिरामिड के पास जाने के बाद में। डाकुओं का सरदार पूछता है उसको भी, आप किस लिए आए हो? आप पिरामिड के पास क्यों आए हो? तो वो कहता है, मुझे ऐसा सपना आया था कि साहब यहाँ खजाना है, मैं खजाने की तलाश में आया हूँ। तो पहले सारे डाकू मिलके उसको जम जम के पीटते हैं उस व्यक्ति को। पीटने के बाद कहते हैं, खजाना हमारी आँखों के आगे निकाल, खोद अभी के अभी। वो खोदता है बेचारा वहाँ, खजाना नहीं मिलता, और पीटते हैं उसको। कहते हैं और खोद, फिर और खोदता है, और पीटते हैं उसके बाद। तो लास्ट में उसको अधमरा करने के बाद डाकू सरदार कहता है कि मूर्ख आदमी, तेरे को हम जान से नहीं मारेंगे, जिंदा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि तू इतना मूर्ख है, तेरे को वहाँ उस दूर देश में सपना आता था, इतनी दूर चल के तू खजाना निकालने के लिए आ गया। मुझे भी सपना आता था कि फलां देश में एक जो गडरिया है, वो जिस पेड़ के नीचे बैठता है, उस पेड़ के नीचे खजाना है। मैं तो उस देश में नहीं गया। तो वो जो मतलब गडरिया था वो वही था। उसको उसने डाकू सरदार ने बताया कि मुझे भी सपना आता है कि उस देश में एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, उसके पास जिस पेड़ के नीचे बैठ कर भेड़ चरा रहा है, उस पेड़ के नीचे ही दबा हुआ खजाना है। मैं तो नहीं गया इतनी दूर, तुम मूर्ख आदमी इतनी दूर आया। तो ठीक है, वो डाकू सरदार जिंदा छोड़ गया, लेकिन उसको खजाने का एड्रेस पता चल गया कि मैं जहाँ भेड़-बकरी जो चराया करता था, वहीं पे वो खजाना है, छुपा हुआ वहीं पे है। तो उस समय उसने अल्लाह मियाँ को पूछा कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया कि मुझे जब खजाना उस पेड़ के नीचे था, इतनी दूर क्यों भेजा? तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि पिरामिड कितने अच्छे हैं। यदि मैं नहीं भेजता तो आप पिरामिड कब देखते? तो ऐसे ही यदि निफ्टी से भी पैसा कमा सकते हो, कहना चाहते हैं कि निफ्टी से भी आप पैसा कमा सकते हो। आप अल्केमिस्ट किताब का लिंक भी दे देना, कुछ फॉलोअर्स हैं अल्केमिस्ट किताब भी पढ़ना चाहेंगे हिंदी में। हिंदी में भी आती है, विश्व की सभी भाषा में अनुवाद हुआ है इस किताब का। अल्केमिस्ट काफ़ी जो मतलब फेमस पुस्तक है और किसी भी जीवित लेखक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और उसके शुरुआती 5 पेज इतने अधिक बोर है कि आपको समझ में नहीं आएँगे। तो 5-6 पेज पढ़ने के बाद आप स्टोरी से इतना जुड़ जाएँगे कि शायद पूरी रात भी बैठ के उसको पूरा समाप्त करें उसको आप। लेकिन 5-6 पेज तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे पहले। पहले 5-6 पेज पढ़ने आपको लगेगा कि ये क्या बता दी किताब, कौन-सी किताब बता दी। लेकिन उस जगह-जगह ज्ञान की इस तरह की बातें छुपी हुई है। तो उसको अल्केमिस्ट विधि मैंने उस किताब के आधार पे नाम दिया कि आप कितने भी शेयर खरीद लो। अब उसके अंदर जो टाटा मोटर वाली बात हो जाती है, आप शेयर खरीदते हो तो। येस बैंक वाली बात हो जाती है। तो एक सिद्धांत है, अमेरिका में कहते हैं जब आप इंडेक्स को नहीं जीत सकते तो आप क्यों ना इंडेक्स के साथ में रहिए। तो तीसरी विधि का एक फायदा ये भी कि हम थोड़ा इंडेक्स का फायदा भी ले लेते हैं। आप पर्टिकुलर शेयर खरीदते हो ना तो उसमें इंडेक्स का फायदा मिल जाता है। तो शेयर के विधि में मैं वो स्तर ही तय कर रहा हूँ कि निफ्टी को हमें किस स्तर पे खरीदना चाहिए। निफ्टी 20 के ईटीएफ के शेयर किस स्तर पे लें, किस स्तर पे बेचें। ताकि जो फायदा आप शेयरों में ढूँढ रहे हैं, वो खजाना आपके पेड़ के नीचे ही है, तो आप निफ्टी में भी उस खजाने को कमा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप शेयरों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी से भी आप खाली उससे अधिक फायदा जब कमा सकते हैं, निफ्टी में रहना अधिक सेफ है, क्योंकि वो पूरा एक शेयर में करके शेयरों की पूरी बास्केट होती है। जी सर। थैंक यू सर। आपने ऑलरेडी पैसों के पेड़ के बारे में हमें बता ही रखा है, निफ्टी और बैंक हाँ, निफ्टी में उसमें वो कैसे। निफ्टी वाली बात उसी में है। एक अल्केमिस्ट विधि पे शोध चल रही है। मैं देखो जब तक मुझे 6 महीने हो गए आज उस अल्केमिस्ट विधि पे शोध करते हुए, लेकिन जब तक एक परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगी तब तक मैं उसका वीडियो नहीं लाऊँगा। जो देखो आपने कई बार देखा होगा कि वीडियो लाने के बाद भी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। देखो अपडेट करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। अपने दिमाग से अपडेट कीजिए। मैंने कह दिया वो कोई भगवान का कहवा नहीं है। मैंने आपको जी। फॉलोअर्स को पहले ही बताया। एप्पल के जो संस्थापक थे एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। एप्पल का आईफ़ोन आ गया तो ये नहीं कि इससे बड़ा कोई और कोई नहीं आएगा। आप स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप अपना दिमाग भी इम्प्लीमेंट कीजिए सुधार की। जैसे आप मेरे आप है ना, आप स्टीव जॉब्स ही हैं, आप मेरी स्ट्रेटजी में सुधार कर करके बताते ही हैं। मेरी स्ट्रेटजी में आप जो एनहैंसमेंट करके लोगों को बताया करते हैं, तो किसी भी स्ट्रेटजी में एनहैंसमेंट की गुंजाइश समाप्त नहीं होगी कि किसी बड़े आदमी ने बता दी तो मेरे ने बता दी फाइनल हो गई। दैट इज़ नॉट फाइनल। मैंने कहा ना कि आप जो मतलब टर्टल ट्रेडिंग में भी आप ये कंसेप्ट कर सकते हैं 55 दिन के लोग से यदि हम प्राइस बढ़ना स्टार्ट करें और 55 दिन के हाई की तरफ जाएँ तो क्या होगा? मुझे तो शोध जी करके सर। देखना बाकी है उसके अंदर। तो इस तरह से आप उस किसी भी विधि में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी हुई रहती है। स्टीव जॉब्स ने बहुत पहले लोगों को ये मार्गदर्शन जो मतलब दे दिया था कि आईफ़ोन आ गया तो ये नहीं कि इससे बड़ा कोई आईफ़ोन से ऊपर का वर्ज़न नहीं आएगा। आगे कल और इससे बड़े वर्ज़न भी आ सकते हैं और टेक्नोलॉजी में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है ही है। तो किसी भी विधि में आप फिर दूसरा ये होता है कि जब आप उनको स्क्रीन पे सब दिखाई देता है। जो बड़े निवेशक होते हैं उनको स्क्रीन पे सब दिखाई देता है, आपके पास क्या शेयर है, आप क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो, क्या क्या नहीं करते हो। तो जब एक स्ट्रैटेजी को बहुत से इन्वेस्टर्स फॉलो करने लगते हैं तो उसको एक इसके अंदर एक रुकाव सा आ जाता है। तो सर फॉलो सही कहा आपने। स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल अक्षरश फॉलो मत कीजिए। थोड़ा अपना दिमाग इम्प्लीमेंट कीजिए, थोड़ा उसमें सुधार भी कीजिए। मेरा कहने का अर्थ है, सभी फॉलोअर्स से मेरा निवेदन है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को आप आँख बंद करके मत फॉलो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि किसी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। तो एक बिज़नेसमैन की तरह आप उसको यूज़ कीजिए, अपना दिमाग भी यूज़ कीजिए और एक बड़ा पैसा कभी मत लगाइए कि बड़ा पैसा दिखाई देता है, वहीं जाके आपको मार पड़ती है। डाकू भी आपको जंगल में जब लूटते हैं, जब जेब में अधिक पैसे हो, ₹5 दिखे तो वो छोड़ देंगे, ₹5 और दे के भेजेंगे कि जाओ भैया मूँगफली खाना, 5 आपके पास है, 5 मैं देता हूँ। डाकू भी नहीं लूटता। जी सर। थैंक यू सर। तो पैसे कम दिखाइए उनको, कहने का था कि ₹5 दिखाइए उनको, ताकि वो डाकू आपको नहीं छोड़े। बस समझ गन्ना छोटा-छोटा उठा के लाइए, हाथी बन के मत जाइए उनके बीच में। 2 हाथी झगड़ बिल्कुल रहे हैं, सर। आप भी हाथी बन के गए,
कि मैं भी आती हूँ, तो फिर वो बस गए, आप समझ, है ना? बस फिर सर नहीं छोड़ेंगे चींटी आपको। चींटी बन के शेयर मार्केट में लगातार बने रहो, हाँ, हाथी बन के गए तो पता नहीं लगातार बने। कितने दिन हाथी पे सवारी हो सकेगी। थैंक यू सर। अब हाँ, अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मुझे तो लगा था मैंने बहुत कम सवाल बनाए और इसमें आधा घंटा भी लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन एक ही सवाल में सर आपकी इतनी जानकारी और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, जी। आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी स्टॉक के लिए एक ईटीएफ के लिए, एक म्यूचुअल फंड के लिए, और क्यों? देखो, वो तो पहले मैं जवाब दे दिया दिया है कि स्टॉक के लिए तो शेयर इन स्विंग ट्रेडिंग मेरी फेवरेट है, लेकिन वो क्यों है वो भी आपको बता दिया। और हो सकता है कि कल वो 55 दिन के लॉस से हम बढ़ना स्टार्ट करें, 55 दिन की हाई की तरफ जाते हैं, तब स्टॉक के लिए वो बन जाए फेवरेट। मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद तो चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं मतलब हिचकिचाता, ये संकोच नहीं करता कि फॉलोअर क्या कहेंगे। तो क्योंकि मैं बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस में मुझे जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ जाऊँगा। तो जी इसलिए सर। आपको भी शोध करनी चाहिए। और इसके अलावा एक विधि और भी है कि कभी आपने ये नहीं देखा कि जैसे कोई भी शेयर जाता है, 365 दिन के हाई पे जाता है, तो क्या मतलब सीधे आकाश में उड़ के थोड़ी जाता है। वो जो 10 दिन के हाई पे भी आता होगा, 20 दिन के हाई पे भी आता होगा, वो 30 दिन के हाई पे भी आता होगा, 40 दिन के हाई पे भी आता होगा, 50 दिन के हाई पे भी आता होगा, तब जाके 365 दिन के हाई पे आता है ना। तो क्यों ना हम किसी शेयर को कुछ भाग उसका 20 दिन के हाई पे खरीदें, कुछ भाग उसका जो 40 दिन के हाई पे खरीदें, कुछ भाग उसका 60 दिन के हाई पे खरीदें, कुछ भाग उसका 80 दिन के हाई पे खरीदें, कुछ भाग उसका 100 दिन के हाई पे खरीदें। तो ऐसे करते-करते वो ईयर हाई बना दे, पूरी तरह 365 दिन के हाई पे आ जाए, तब उसको बेच दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, बात सुनने में बड़ी ईज़ी लगती है, क्योंकि बात ये है कि जैसे आज मान लो टाटा मोटर 365 दिन की हाई पे है ना, तो वो 365 दिन का जो भी हाई है, मान लो 400 500 जो मन ₹78 उसका 365 दिन का हाई है, मान लीजिए ₹578 किसी शेयर का 365 दिन का हाई है, तो वो उसका 10 दिन का भी हाई होगा, जो पिछले 10 दिन में वही तो हाई बना है। वो जी उसका सर। 20 दिन का हाई भी वही होगा, वो उसका 30 दिन का भी वही होगा, यानी उसके सारे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 वो सारे उसके 578, 578, 578 ही दिखेंगे। लेकिन वो तो इसलिए कि वो पहले से 365 दिन के हाई पे आ चुका है। लेकिन जो नीचे से बढ़ना चालू करेगा ना, उसके वो सारे ऐसे नहीं दिखेंगे। यदि उसकी एक शीट बनाई जाए तो सारे बस उसके अंदर अलग-अलग दिखेंगे। सर आपको तब वो जैसे शायद हैरानी सारे होगी, ये शीट मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ। मैंने इसका नाम रखा है सुपर हाँ, स्कैनर, और जिसमें हाँ, हम आप ही की इसमें सारी स्ट्रैटेजीज हैं सर। उसमें एसएसटी, बाय लो सेल हुँ। हाई, टर्टल ट्रेडिंग, मैंने टर्टल ट्रेडिंग हटा दिया था, बट अब जिस तरह आप समझा रहे हैं मैं उसे वापस उसे शोध में डाल के उसको भी डालूंगा, और हाँ, क्योंकि सुपर वो ब्रेकआउट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग आज आज आपको खराब दिखाई देगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग, क्योंकि उसके अंदर एक तो मिस्टेक ये थी कि उसको जो 10-15% गिरने पे ही अपने उसके अंदर उसका ट्रिगर पॉइंट बता रहे थे। तो ट्रिगर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा गिरने पर बताओ। जैसे 20 दिन के लो पे अपने मतलब ट्रिगर पॉइंट बताते हैं 20 दिन के हाई के लिए। तो 55 दिन के हाई के लिए 55 दिन के लो पे उसका ट्रिगर पॉइंट बताओ। फिर देखिए वो अच्छी हो जाएगी स्ट्रैटेजी। और एक जब मार्केट में दोबारा बुल रन आएगा तब वही वो चीज़ दिखेगी। तब ये आपको लगेगा कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग से अच्छी तो कोई है ही नहीं। एक समय आया था ना ट्रेडिंग का उस समय भी। तब आपको लगेगा कि ये शेयर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग तो काम की नहीं है यार, इसमें तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए, अब ज़्यादा नए ऑर्डर आते नहीं, ट्रिगर ही नहीं होते। तब वो अच्छी दिखेगी। शेयर मार्केट का नियम है, अलग-अलग समय में अलग-अलग स्ट्रैटेजी अच्छी दिखती है इसमें। ये नियम है, ऐसे 2, 4, 5 तरह के मिक्स यूज़ करनी चाहिए। जी सर, उसी ये आइडिया शायद मेरे को कहीं से आया। टेलीग्राम चैनल भी है सर जहाँ पे डिस्कशन होते रहते हैं, कई सारे लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, स्ट्रैटेजी चेनिंग। एक स्ट्रैटेजी से निकल के दूसरी स्ट्रैटेजी में अगर कोई स्टॉक जा रहा है, उसे बेचने के बजाय होल्ड करके रखें अगर हम, तो और ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। तो उसी पे मेरा शोध चल रहा है सर, और ये मैंने एक शीट बनाई, अभी लोड हो रही है, ये गूगल फाइनेंस से बेस्ड है। तो अभी शायद आपको मोबाइल पे दिख नहीं रहा होगा ठीक से, लेकिन मैं इसी हाँ, पे दिख कुछ रही है। शोध कर रहा हूँ सर। तो देखते हैं इसका क्या हाँ, तो रिजल्ट आता है। इस तरह की अपनी-अपनी शोध, हाँ, अपनी खुद की शोध आपको अवश्य जो मौलिक आइडियाज़ हैं, ईश्वर सबको देता है। तो मौलिक आइडियाज़ को स्टार्ट अवश्य रखना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी से बंद के नहीं रहना चाहिए और अलग-अलग स्ट्रैटेजी मिक्स यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे पास समय भले ही कम होगा, मैं कम यूज़ करता हूँ और लेकिन आपको मिक्स यूज़ करनी चाहिए और मैं एक स्ट्रैटेजी और भी यूज़ करता हूँ। देखो मैं बताना भूल गया, मैं मेरे खुद के खाते में गया था ना, शेयर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के अलावा मैं खुद भी एक स्ट्रैटेजी और भी यूज़ करता हूँ। वो क्या है, बहुत पहले एक वीडियो आया था, आप लोगों को पता नहीं, मैंने एक बार बीच में लिख दिया था, आपने देखा नहीं देखा कि दिन में 4 शेयर खरीदने होते हैं। एक शेयर उसके पिछले दिन के लो पे खरीदिए, एक उसके लो से 1% नीचे ज ज जाए जब खरीदिए, एक जी सर। बीडब्ल्यूएपी पे खरीदिए, एक बीडब्ल्यूएपी से 1% नीचे जाए तब खरीदिए। तो मैंने कहा था ये सिर्फ टॉप 3 कंपनियों में यूज़ करने हैं, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी। इसके अलावा जी। नीचे नहीं आना, क्योंकि नीचे यदि आप गिरते शेयर को दूसरे छोटे टाटा मोटर वोटर में खरीदने लग गए, तब तो वो 593 से गिरा, गिरते-गिरते पता नहीं कहाँ तक आ गया। तब तो आपका बहुत सारा पैसा उड़ जाएगा, लेकिन ये जो बड़े शेयर होते हैं ज़्यादा नहीं गिरते। जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली 3 कंपनियाँ होती है, ये ज़्यादा नहीं गिरती, कम इनमें बाउंस बैक समय-समय पे आते रहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा-सा और मॉडिफाइड कर दिया है कि जो ये रिट और इन्विट बताए थे ना मैंने, रिट और इन्विट, जी सर। इनके अंदर मैं इस स्ट्रैटेजी को साथ में यूज़ करता हूँ, रिट और इन्विट के अंदर। और उसके अंदर क्या फ़ायदा रहता है आपको, और कुछ जो है मतलब ये आपके निफ्टी बीज, बैंक बीज में साथ में यूज़ कर लेता हूँ, जिससे आपको क्या है, मार्केट अभी गिर रहा है, दूसरी स्ट्रैटेजी कोई फ़ायदा नहीं दे रही, लेकिन इसमें मिल जाएगा। मार्केट जब गिरता है तो आखिर बाउंस बैक आता है, आपने देखा होगा एक दिन निफ्टी 500 पॉइंट गिरता है, अगले दिन 500 पॉइंट ऊपर पड़ता है। उस दिन जी। यदि आपने 4-4 शेयर करके ऐसे एक्यूमुलेट कुछ लो पे किए हुए हैं, तो कुछ आपको 500-600 रुपए कमा लेते हो, कुछ कैश बक्स आपको पर डे मिल जाती है, कुछ पैसा कैश पर डे आ जाता है आपके पास। आपको लगता है कि मैं मार्केट से रोज़ कमा रहा हूँ, आपकी जो कमाने की जो भूख है वो शांत होती रहती है। तो ये रिट और इन्विट में और इनमें मैं इस विधि को भी साथ में यूज़ करता हूँ। तो उससे जो है छोटे-छोटे प्रॉफिट मुझे बीच में यदि मिलते रहते हैं 200-300 के,
गोल्ड बीज है, जैसे गोल्ड बीज में इस्तेमाल करो इसको। जब अब गोल्ड बीज के 4 यूनिट रोज परचेज भी कर लिए तो क्या कितना पैसा गया आपका? 160 रुपए रोज के गए। लेकिन थोड़े दिन में गोल्ड बीज की अच्छी खासी क्वांटिटी कम पे लो पे आपके पास हो जाती है इकट्ठा, तो थोड़ा सा भी सोने के प्राइस में उछाल आता है। युद्ध जब होता है सोने में, सोना के में उछाल आता है, तो आपको 500 600 700 रुपए आप कमा लेते हो और आपको खुशी होती है उस दिन कि आज मैं मार्केट 500 पॉइंट किया, मैंने 500 रुपए कमाए हैं, गोल्ड बीज से कमाए, क्योंकि मैंने गोल्ड बीज में था मेरे पास पहले से, आप थोड़े थोड़े इकट्ठे कर रखे हैं। तो थोड़े थोड़े मैं रीट इन्विट में, गोल्ड बीज में इकट्ठे करता हूँ। रीट इन्विट का एक फायदा ये भी है कि वो हर 2-2 महीने में आपको डिविडेंड देते हैं। जी रीट सर। इन्विट क्या करते हैं, हर 2-2 महीने में डिविडेंड देते हैं। तो नहीं बिकते हैं तो 2-2 महीने में डिविडेंड मिल रहा है आपको, और बिक रहे हैं तो आप जो है उसमें थोड़ा बहुत कैश पैसा कमा सकते हो। तो वो शेयर बाजार से उल्टे चलते हैं। रीट इन्विट जब शेयर बाजार गिरता है तो रीट इन्विट इतना नहीं गिरते, गोल्ड बीज इतना नहीं गिरता। तो उस समय आपको भी आपकी इनकम जो है लगातार स्टार्ट देती है। मैं मेरे फिर हरे-बक्से दिखा दूँगा। एक दिन फिर खोल के दिखाऊँगा मेरा ज़ीरोधा खाता, फिर कह दो मेरे तो देखो कितने हरे-बक्से हैं। तो वो हरे-बक्से इसीलिए है कि मैं एक बिज़नेसमैन की तरह कार्य करता हूँ। मेरा हरा बक्सा चाहिए मुझे। पर डे कुछ प्रॉफिट आना चाहिए मेरी जेब में। आज का दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ 200-400 कमा के जाऊँगा मैं, और बिना इंट्राडे किए, बिना शॉर्ट किए, कुछ ना कुछ एक बिज़नेसमैन की तरह, एक रिटेल व्यापारी की तरह। बढ़िया वही सर। सिखाना है आप रीट लोगों को। रीट इन्वेट तो सर बहुत ही बढ़िया। मैंने भी उनमें इन्वेस्टमेंट किया। मैं सिप के हिसाब से करता हूँ, हर महीने एक सिप डाल देता हूँ उनमें कुछ-कुछ, और बाकी सारे स्ट्रैटेजीज़ मार्केट के साथ गिरते हैं, लेकिन रीट इन्वेट इतने गिरते नहीं अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व नहीं गिरते किया हैं, है। और अभी भी देखो हाँ। आप, जो आपके रेट कुछ रेट तो ये हाई पे चल रहे हैं, कुछ रेट जी तो ऐसे सर। हैं तो अभी ये हाई पे चल रहे हैं। जैसे बिल्कुल एमबीएसई सर। ऑफिस पार्क, एमबीएसई जी। ऑफिस पार्क अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और सर डिविडेंड्स तो देते ही हैं वो, हर कुछ ना कुछ समय में डिविडेंड डिविडेंड्स भी दे आते रहे हैं, रहते हैं, हाँ। और जी, जैसे-जैसे यूनिट्स इकट्ठा होते हैं डिविडेंड्स भी बड़े अमाउंट बनने लग जाते हैं, तो रीट इन्वेट की स्ट्रैटेजी तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। ओके सर, जी। तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको क्या पसंद है सर? देखो म्यूचुअल फंड को मैं इतना जो प्राथमिकता नहीं देता, पहला पॉइंट तो ये है। प्राथमिकता इसलिए नहीं देता कि फंड मैनेजर के हाथ में आप अपना दिमाग दे देते हो, तो एक आपको अपने दिमाग से शेयरों में काम करने का जो स्वाद नहीं आता, फंड मैनेजर करेगा वैसा करना है। फिर भी इंडेक्स फंड मुझे पसंद है, क्योंकि इंडेक्स फंड क्या है, जस्ट टाइप है ईटीएफ है, जस्ट टाइप है ईटीएफ, उसमें फंड मैनेजर का दिमाग नहीं चलेगा। इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो उसमें उसी प्रीपोजिशन में, उसी अनुपात में वो निफ्टी के ही शेयर लेगा 50। हम चाह रहे हैं उस इंडेक्स मैनेजर अपना दिमाग नहीं चलाए। जैसे मैं मान लो स्मॉल कैप शेयर नहीं खरीदता, मैं स्मॉल कैप शेयर नहीं खरीदता, तो जो मोतीलाल ओसवाल का जैसे स्मॉल कैप फंड है, उसमें एक ही समस्या है कि एग्जिट लोड है उसके अंदर। तो जी। जिसमें एग्जिट लोड नहीं हो, ऐसा कोई स्मॉल कैप फंड मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंडों में आप जो स्मॉल कैप में सीधा इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप उस इंडेक्स फंड खरीदो स्मॉल कैप के। इंडेक्स फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा सकता, और वो इंडेक्स के शेयर ही खरीदने हैं उसको। तो उसमें एक फंड मैनेजर भी आखिर इंसान है, यदि वो अपना दिमाग लगाएगा तो वो एक तो मतलब ड्राइवर जैसी बात होगी। एक तो मैं कार खुद चलाता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगा। दूसरा कोई ड्राइवर मैं भर्ती कर लूँ, वो यदि स्पीड से चला रहा है, तेज़ चला रहा है, ठोक भी दे वो, एक्सीडेंट भी कर सकता है। तो वो ड्राइवर के हाथ में देने वाली बात हो जाती है। लेकिन इंडेक्स फंड अभी नया कांसेप्ट है, और विदेशी बाज़ारों वगैरह में सब में ये मतलब लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर भी दबाव नहीं रहता कि उसको आउट परफॉर्म करके दिखाना है। वो इंडेक्स के साथ रहता है, वो इंडेक्स फंड है। तो आपको इंडेक्स की जिस थीम पसंद आती है, इंडेक्स बहुत से अलग-अलग तरह के इंडेक्स आजकल तो हेल्थ केयर इंडेक्स है। आपको फार्मा कंपनी में लगाना है तो हेल्थ केयर इंडेक्स फंड में निवेश कर लीजिए। मेरा एक म्यूचुअल फंड स्विंग ट्रेडिंग पे वीडियो है, उसमें जो मैंने सब जी इंडेक्स सर। फंडों वगैरह में ही पढ़ाई है वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने इंडेक्स फंड पे ही पढ़ाई है। इंडेक्स फंड से बाहर उसमें एक भी फंड नहीं लिया, और उसमें भी इंडेक्स फंड कौन से जिनमें 0% एग्जिट लोड है। जी एग्जिट लोड सर। मतलब आज बेच के जाओ तो 1% पैसा नहीं काटते। जी सर। ओके सर, थैंक यू। अब सब कुछ बिगिनर्स के लिए बात कर लेते हैं। मार्केट में हर तरह के इंसान हैं, बट अभी कोरोना के काल से तो बहुत सारे बिगिनर्स मार्केट में जुड़े हैं। तो अगर कोई अभी नया मार्केट में आया, आप उसको क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे कि भाई तेरे पास कम कैपिटल है, तू इस स्ट्रैटेजी से करो, आप इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप एज़ अ बिगिनर मार ना खाएँ और शेयर मार्केट से डर ना जाएँ। तो क्या होगी वो सर स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से? रीट इन्विट 6 है, 6 के 6 रीट इन्विट के अंदर उसको डार्वस बॉक्स थ्योरी से इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको डार्वस बॉक्स थ्योरी जो है ना, जिसमें हम 5 दिन के हाई पे से जी, परचेज़ करते हैं। तो रीट जी सर। इन्विट में लगाए एक तो, और डार्वस बॉक्स थ्योरी पिछले 5 दिन का जो हाई है, उसपे ऑर्डर डाल के छोड़ दे, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अपनी कैपिटल को पहले तो वो जो डिवाइड करे। 6 के 6 रीट इन्वेस्ट में देखें कि एक में मुझे कितना पैसा लगाना है। जैसे मान लीजिए नया इन्वेस्टर है, उसके पास जो 36,000 है, 36,000 रुपए उसके पास लगाने के लिए है, तो 6 रीट इन्वेस्ट है, तो एक रीट इन्वेस्ट के हिस्से में 6,000 रुपए आते हैं। तो 6,000 रुपए एक साथ नहीं डालने हैं, उसको भी हज़ार-हज़ार रुपए के 6 भागों में डिवाइड करना है। पर हफ्ते उसको पिछले जो वीक का जो हाई है, 5 दिन का जो हाई होता है, जिसको मैं मतलब डार्वस बॉक्स थ्योरी कहता हूँ। डार्वस बॉक्स थ्योरी से वो हाई भर के रखना है, वो ट्रिगर हो जाए तो आ जाएगा, अगले हफ्ते फिर बढ़ना है। इस तरह से 6 हफ्तों में धीरे-धीरे वो 6,000 रुपए उसके अंदर जाएँगे। इस दरमियान 1 आध दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। 4-5-6% प्रॉफिट वो बुक कर लेगा, तो उसका हौसला भी बढ़ता रहेगा। और रीट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो 2-2 हर 2-2 महीने में उसके खाते में डिविडेंड आता रहेगा अपने आप। तो उसको लगेगा कि पड़े-पड़े भी इनकम हो रही है, रखे-रखे भी इनकम हो रही है। वो एक बार रियल एस्टेट है वो तो। रियल एस्टेट में आज आप प्लॉट खरीदते हैं, 10 साल बाद बेचते हैं, तो कमाई होती है जैसे आपको। तो उस तरह से उनका वैल्यूएशन भी बढ़ता रहेगा धीरे-धीरे समय के साथ। उसको हर 2-2 महीने में डिविडेंड भी मिलते रहेंगे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसको ये भी रहेगा कि उसको सिर्फ 6 शेयरों में ही काम करना है। जी सर। तो अभी तो 6 ही तो है रीट इन्विट, हमारे 3 रीट है और 3 इन्विट है। जी, जी। इसमें प्रॉफिट टारगेट क्या रखना चाहिए सर? डार्वस बॉक्स थ्योरी में जो बताया था वही रखना चाहिए कि पहला प्रॉफिट टारगेट 4.5% होना चाहिए।
फिर आपके एक बार एवरेज हो गया तो घटा के 4%, फिर एक बार और एवरेज हो गया तो घटा के 3.5%, फिर एक बार और एवरेज हो गया तो घटा के 3%। हर एवरेज के साथ आधा % टारगेट आप कम करते रहिए, लेकिन कम से कम 3% तो लेके ही जाइए। 4.5% से शुरू कीजिए और एवरेज पे आधा % कम करते रहिए और 3% कम से कम लेके जाइए, या 5% से भी शुरू कर सकते हैं। 5% प्रॉफिट टारगेट हाईएस्ट में रखें पहली एवरेज में। आपके लगो कि आप 1000 5% ₹1000 लगाए तो 5% क्या होता है ₹50, ₹20 तो आपका ब्रोकेज ही निकल जाएगा। ₹30 कमा लेगा ये, उसके लिए जिसके पास 36,000 है। वो 36,000 बढ़ा है, ₹30 भी कमा के एक बार सेफ तो रहेगा कम से कम। डिविडेंड में शुरू में वो सेफ रहेगा, हमारे कहने का अर्थ ये है, वो सेफ रहे, थोड़ा फँस भी जाए तो उसको हर 2-2 महीने में मतलब डिविडेंड मिले तो उसको लग रहेगा कि कुछ पैसा मेरे पास वापस आ रहा है। होल्डिंग भी उसकी कैपेसिटी भी रहेगी। धीरे-धीरे उसका रिटेनमेंट में हाथ साफ हो जाए तो आगे वो मतलब अन्य जो ईटीएफ वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकता है, गोल्ड बीज की तरफ जा सकता है। ईटीएफ में समस्या ये रहती है, ईटीएफ कई बार बहुत ज़्यादा हाई पे खुलते हैं। ईटीएफ की एक मैं समस्या ये ये है कि सवाल उसको पूछने ही वाला था आपसे सर। वो ईटीएफ के हाई और लो। हाँ। डार्वस बॉक्स थ्योरी, शेयर्स इन द स्विंग ट्रेडिंग मेथड सभी को फेल करने में ईटीएफ का बहुत अच्छा वो रहता है, रोल रहता है, क्योंकि इतने हाई पे बिल्कुल खुल सर। जाते हैं कई बार कि वो सारे हाई ट्रिगर हो जाते हैं उसमें। सर वो तो इसलिए खुलते ईटीएफ नहीं में ये थोड़ी एक्चुअली। समस्या रहती है। सर मैंने क्या हाँ, नोट किया, वो प्री मार्केट में वो हाई दिखाते हैं, लेकिन वो ट्रेड मतलब रिटेल ट्रिगर ट्रेडर्स नहीं के लिए होते वो हैं, आता ही ट्रिगर नहीं नहीं है। होते, लेकिन वो जब किस। जब आप उसका बैक टेस्ट करने बैठते हो तभी दिक्कत होती है। मैं खुद क्या जी करता हूँ, सर। मैं निफ्टी बीज भी लेता हूँ, मैं गोल्ड बीज भी लेता हूँ, लेकिन वो ट्रिगर नहीं होते हैं। ट्रिगर नहीं होते, लेकिन एक नए फॉलोअर को समझाना मुश्किल है ना, उसको हम बताने लगे वीडियो में, वो तो बैक टेस्ट करेगा, वो कहेगा देखो मार दिया आपने मुझे। तो इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो ईटीएफ में जा सकता है और शेयरों में पहले उसको रीट इन्वेस्ट से शुरू करना चाहिए, फिर थोड़े-थोड़े ईटीएफ में बढ़ना चाहिए और ईटीएफ से बढ़ते शेयरों में नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ईटीएफ खूब हो गए। अभी ईटीएफ इतने सारे हो गए कि बास्केट बास्केट खरीदना हमेशा अच्छा रहता है और नहीं तो फिर सही। निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर है उनमें आना चाहिए उसको। ईटीएफ के सर बाद निफ्टी के टॉप 10 शेयर उनमें करना चाहिए और उसमें वो ईटीएफ के लिए तो हमेशा वो ये सेफ बात। रहेगा। जी सर, ईटीएफ या रीट इन्वेस्ट जैसे ईटीएफ्स के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि वो बास्केट हैं। और आई थिंक जो बाकी ईटीएफ इंडेक्स फंड का कोई ईटीएफ है, निफ्टी 20 बैंक 20, उसमें एक और फायदा मैंने देखा है। जैसे निफ्टी 50 का कोई शेयर है, अभी हमने वो किसी स्ट्रैटेजी से खरीदा, वो गिर गया और निफ्टी 50 से 1-2 साल बाद बाहर निकल गया। वो तो हमारी होल्डिंग में रहेगा और हमें रखना पड़ेगा जब तक प्रॉफिट नहीं बुक करते, अगर हमारा लॉस का नहीं है। लेकिन अगर जी निफ्टी हाँ। 20 या बैंक 20 जैसे कोई ईटीएफ होंगे, अगर कोई शेयर निकल भी जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंडेक्स के बेसिस पे चलना है, तो इंडेक्स है और वहाँ पे वो एक और असल फायदा में है। असल में उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो लॉस बुक करते हैं और दूसरा शेयर परचेज करते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारा ईगो हर्ट होता है। हम लॉस बुक जी। करते थे, हम कहेंगे यार मैं तो कहता हूँ मैं तो कभी लॉस बुक नहीं करता, मैं कैसे लॉस बुक कर रहा हूँ? और हमारा ईगो हर्ट होता है, हमें जो मतलब जो पेन भी फील होता है, पेन फील होता है उसके अंदर, हमें लगता है यार इसके अंदर इतने हज़ार का लॉस बुक करेंगे, ₹5,000 का लॉस बुक करना, ऐसा लगता है 15,000 का 5,000 घाटे में आ गया, तो आपको पेन फील होगा, फिर आप दूसरा शेयर परचेज भी नहीं करोगे उसकी जगह, दूसरा आएगा आप कहोगे बेकार है ये तो दूसरे वाला तो। ऐसा होता है ना, अपना ईगो लगा लेते हैं, ये तो बेकार है। तो आपने उसको बेकार मानेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड का जो मैनेजर है उसको निफ्टी के पोजीशन में शेयर परचेज करना ही है। कोई बाहर हो गया तो उसको बेच के लॉस बुक करना ही है। नया आया है तो बेकार हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, उसको परचेज करना ही है। तो वो इनमें क्या होता है कि बास्केट खरीदने का आपको फायदा ये होता है, आपको अपने हाथ से लॉस बुक नहीं करने पड़ते। आपको अपने हाथ से जो पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करना पड़ता। पोर्टफोलियो जो है एनएससी मैनेज करता है, उसके अनुसार आपका चेंज होता रहता है। और वो फास्ट मतलब ट्रिगर भी नहीं होते, जैसा आपने देखा प्रैक्टिकल में यूज़ करके, मैंने भी देखा है कि वो दिखते हैं कि हाई ज़्यादा पे खुलते हैं, वो जो है, जी। लेकिन वो रियल में उसमें ट्रेड होता नहीं है आमतौर तो सर ये जो पे। जी, पेन है लॉस बुक करने का, क्योंकि आपकी ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ हमें स्टॉप लॉस या लॉस बुक करने के लिए कहती ही नहीं है। तो आपके हिसाब जी, से, जी। और आपने ये भी कहा कि मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, जो शायद आपने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया होगा अभी तक। तो लॉस बुक करने पे थोड़ा और ज्ञान दीजिए सर, क्योंकि कई बार ऐसे शेयर में हम फँस जाते हैं और वो ईगो से कनेक्ट हो जाते हैं, या जहाँ भी कनेक्ट होते हैं हम उन्हें बेच नहीं पाते, तो उनको कैसे हैंडल करें सर? रिवर्स जो ट्रेडिंग सिस्टम है मेरा, एक रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम, मेरे को वीडियो सर्च करना, रिवर्स जी ट्रेडिंग सर। सिस्टम नाम से, कोई ये क्या है वीडियो मेरे सर? 3-4 वीडियो होंगे शायद और मेरी बुक्स में भी आ जाएगा, रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो हम क्या करते हैं कि अब हमें तो एक्सपीरियंस है असल में, समस्या ये है कि हम छोटे इसको बता नहीं पाते कि वो जैसे कंट्री क्लब का शेयर जो मैंने रिकमेंड किया था, ₹6.30 पे किया था। और उस समय वो बढ़ के ₹19 तक भी गया था, लेकिन हमने लोगों को बहुत सारे ख्वाब दिखा दिए कि आप कंट्री क्लब की बहुत सी सब्सिडीज़ कंपनी है। आप गूगल पे सर्च करो तो सब्सिडीज़ कंपनियाँ खूब सारी आ जाएगी, आज भी आ जाती है जब आप सर्च करते हो। और हमने कहा कि प्रमोटर के पास प्लेस होल्डिंग नहीं है, आज भी प्रमोटर का वो शेयर प्लेस नहीं है। बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आज भी बहुत ज़्यादा है। नेट सेल पर शेयर बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब वो कंट्री क्लब ₹19 से गिरना चालू हुआ और ₹1.30 पे आ गया। तो लोगों ने मुझे जम के जो मतलब गालियाँ निकाली। मैंने तो कहा था सबके कोई मेरे सभी फॉलोअर 500-500 शेयर परचेज़ कर लो, तो लोगों ने 500-500 नहीं किए, 5-5 हज़ार किए, 50-50 हज़ार किए। अब वो मैंने खुद भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कंट्री क्लब के शेयर को एवरेज आउट किया हुआ था। अब हमें तो इतना एक्सपीरियंस है कि रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कहीं कोई भी ग्राफ गिरते देखते हैं, तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वगैरह कई बार दिखाया, पहले का मेरा जो दिखाया मेरा आईसीसी का, जो मैंने आपको मेरी ट्रेड बुक दिखाई है, कि मैं जब खुद कंट्री क्लब का शेयर ₹9.50 तक गिरते-गिरते आ गया, तो मैंने सब मेरे शेयर बेच लिए। मैंने मेरे कंट्री क्लब के शेयर सारे के सारे बेच लिए और मैंने कैश पैसा प्राप्त कर लिया। और उसके बाद उसको ₹5 के समथिंग मैंने उसके 10,000 शेयर फिर से परचेज़ कर लिए। आज मेरे आप पोर्टफोलियो के अंदर कंट्री क्लब के 10,000 शेयर खरीदे हुए देख सकते हैं। लेकिन
10,000 शेयर जो मैंने बेचे कब? 9.5 रुपए के भाव पे बेचे और 5 रुपए के भाव पे फिर से खरीद लिए। तो एक तरह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 45,000 रुपए मिल गए मुझे, देखो आप। 9.5 के भाव पे जब मैंने 10,000 शेयर बेचे हैं, तो वो भले ही मैंने 12 रुपए के करीब उनकी एवरेज प्राइस आई होगी उस समय, 12 रुपए के करीब एवरेज प्राइस थी। 9.5 के भाव पे बेच लिए। तो आप देखेंगे मुझे 35,000 रुपए का नुकसान दिखेगा आपको। लेकिन वो 10,000 शेयर मैंने 5 रुपए में फिर से परचेज़ कर लिए। 5 रुपए कब परचेज़ किए? जब 1 रुपए से बढ़ के 5 रुपए ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा था जब। गिरते को नहीं खरीदना चाहिए कभी भी। हमें एक्सपीरियंस है कि जब आप उस ग्राफ को आज देखना आप, आज आप कंट्री क्लब के ग्राफ को देखना, आपको दिखेगा कि वो 5 रुपए के आस-पास जब था, तो आपको लगेगा कि ये समय बेस्ट था इसको खरीदने का। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आ सकती है। इसको कहीं किसी को सिखाया नहीं जा सकता। एक वीडियो में आज आप 15 मिनट का वीडियो बना के ये एक्सपीरियंस उसको सिखा दो कि ऐसे आप देख के कंट्री क्लब को पकड़ सकते हैं। ऐसे आप रिवर्स ट्रेडिंग मतलब कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि ये शेयर रिवर्स ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। तो मैं मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में तो लॉस बुक नहीं करता। तो लेकिन मैं मेरे आईसीआईसीआई के खाते में निसंकोच होके कहता हूँ कि मैं रिवर्स ट्रेडिंग के लिए लॉस बुक करता हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मैंने किया था, कई में किया था। बाद में उनके वीडियोज़ भी बनाए, मैंने दिखाया भी है। बाल फार्मा एक कंपनी थी, बाल फार्मा मैंने वीडियो बना के दिखाया है। कंट्री क्लब का भी वीडियो मैं बनाने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस थोड़ा ऊपर आ जाए, बढ़ जाए, फिर दिखाऊँ। है ना? तो कंट्री क्लब वाला है, तो अब मैं ₹5 खरीदे तो ₹8 पे आ गए फिर से वो तो, है ना? तो वो जी, वीडियो भी दिखाऊँगा अभी, कंट्री क्लब पे मैंने इस तरह से किया। तो वो मैं मेरे रिवर्स ट्रेडिंग के लिए लॉस बुक करता हूँ और अभी तक 2-3 शेयर ऐसे भी होंगे जिसमें मेरा आइडिया रॉन्ग चला गया। देखो रॉन्ग भी जाता है। आपने बेच दिए उसके बाद वो वापस नहीं गिरा नीचे, मौका ही नहीं मिला, ऊपर बढ़ गया। सिर्फ 2-3 शेयर ऐसे होंगे जिनमें आइडिया रॉन्ग गया, लेकिन 15-20 शेयरों में मेरा आइडिया एक्यूरेट गया। और आप समझ रहे हो कि रिवर्स ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपने 15,000 का कोई शेयर लिया, आपको आइडिया आ गया मुझे इसको रिवर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। 12,000 उसको बेच के आपने निकाल लिए। उतनी की उतनी क्वांटिटी आपको 8,000 में फिर से मिल गई। तो 12 और 8 के बीच का जो 4,000 का अंतर है, वो आपकी जेब में ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो जिनको इसमें समझ में नहीं आया वो मेरे वीडियोज़ रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम के देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप सारे चार्ट्स देखिए, शेयर कैसे बिहेव करते हैं, तो आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो जाए, तो आपको कभी-कभी आप चाहें तो रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। खास करके मार्च महीने में इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए किसी-किसी में रिवर्स ट्रेडिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट सर। जी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। ये आपने कुछ हद तक बता ही दिया आप रिसर्च कैसे करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप बताइए रिसर्च का आपका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारे लिए लाते हैं, उसके पीछे की कहानी आप कई वीडियोज़ में तो बताते हैं, लेकिन मैं व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहूँगा कि कितनी मेहनत लगती है एक स्ट्रैटेजी को बनाने में, बैक टेस्ट करने में। तो आपकी क्या स्टेप्स होते हैं सर रिसर्च के बारे में? रिसर्च के स्टेप्स पहले तो आइडिया आने का स्टेप होता है। जैसे अभी मैंने आपको आइडिया पहले बताया ना कि जैसे जो टर्टल ट्रेडिंग में आइडिया आया कि आप 55 दिन के लो पे आप शुरू करते हैं, 55 का। फिर हम उसको बैक टेस्ट करते हैं और एरर को दूर करते हैं। एरर जो आती है, एरर को दूर करते-करते रिप्लेसमेंट करते रहो। आप बैक टेस्ट कीजिए, एरर आए तो उसको सोचो कि भई आपने बैक टेस्ट किया 55 दिन के लो वाला, तो हो सकता है कि 55 दिन के लो वाला सही नहीं बैठ रहा हो, 25 दिन का लो अधिक सही बैठ रहा हो, 30 दिन का लो अधिक सही बैठ रहा हो। तो इस तरह से हम एक बार एक आइडिया आने के बाद उस आइडिया के बैक टेस्ट कर करके देखते हैं खूब सारे शेयरों के अंदर। कुछ फॉलोअर्स भी आइडिया मेरे को जो पहुँचा देते हैं, ईमेल आते रहते हैं ना। कभी जैसे टाटा मोटर्स वाले फॉलोअर का ईमेल आ गया। वो कह रहा है कि चलो आपकी सारी स्ट्रेटेजियाँ फेल है। 2017 से 19 तक गिरते चाकू को आप पकड़ रहे हो, गिरते चाकू को, तो हाथ में से जा रहा है वो। तो हाथ में से नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। फूल बन के आना चाहिए, चाकू गिर रहा है लेकिन गुलाब का फूल हाथ में आना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी मेरे लिए ढूँढो, तो मैं उसके लिए ढूँढ रहा हूँ। प्रयास करते हैं, प्रयास करने में क्या हर्ज है? फॉलोअर्स के पास अच्छे आइडिया दे देते हैं। क्या पता भगवान ने ही कोई आइडिया दिया हो। वो फॉलोअर्स का ईमेल नहीं है, मेरे लिए भगवान का ईमेल है कि क्या पता भगवान ही मुझे कुछ सिखाना जो मतलब चाहता हो। मुझे क्या करना है, खाली एक मेहनत ही तो करनी है। मुझे टाटा मोटर के जो डाटा उठाने 2017 से 19 के बीच में, उसमें मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कर के ऐसे देखते हैं। जैसे अल्केमिस्ट विधि बताई मैंने 6 महीने से कर रहा हूँ उसके बाद, लेकिन वीडियो नहीं आया अभी तक। तो वीडियो इसलिए नहीं आया कि मुझे अभी खुद जब तक उससे पूरी तरह से मतलब पूरा पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा, पूरा आनंद नहीं आएगा। इतने में फॉलोअर्स को क्यों उतारूँगी? फॉलोअर्स के पास पैसा भी कम होता है और ऐसा नहीं है, मेरा मेरा पैसा तो थोड़ा बहुत मान लो डूब भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉलोअर्स का डूब गया तो क्या होगा? घंटी क्लब पे गालियाँ खूब सुनी है और गालियाँ सुननी पड़ जाएगी कहीं। इसलिए जो है मैं ऐसा अभी नहीं बताता। आजकल मैं थोड़ा उस घटना के बाद 2000 जो 17-18 की गिरावट के बाद मैं थोड़ा जो सचेत हो गया। सचेत होने से अब मैं वीडियो वही डालता हूँ, तो मैं अच्छी तरह खूब बैक टेस्ट करके देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि जो है तब शेयर एकदम सही है। एसटीपी मेथड की मेरी रिकमेंडेशन आती है। मैंने कह रखा है महीने में 2 शेयर डालूँगा मैं। लेकिन आप देखते कई बार महीने में 1 ही डालता हूँ। जी जब सर। तक मुझे खुद पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता आजकल मैं उस तब तक मैं उसमें आगे नहीं बढ़ता। ओके ये सर। है। थैंक यू सर। आई जी। मीन आपके वीडियो में दिखती है सर आपकी मेहनत, क्योंकि उन्हें बैक टेस्ट मैंने जब किया तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए हैं। तो थैंक यू सर ऐसी-ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हम तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल तक। हाँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोग शेयर मार्केट में आते हैं, मैंने देखा 2 तरह के नोशंस होते हैं, 2 तरह के ख़्याल होते हैं उनके मन में। एक होते हैं जो सोचते हैं शेयर मार्केट में आए हैं, डबल पैसा हो जाएगा 1 साल में या बहुत जल्दी। दूसरे आते हैं, अरे सारा पैसा डूब जाएगा। तो दोनों ही तरह मुझे दोनों ही ऐसे लगते हैं, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ना डबल होने के मतलब लक किसी का चल गया तो अलग बात है और किसी का अनलक चल गया तो अनलकी है तो उसके पैसे डूब जाएँगे, लक चल गया तो डबल हो जाएँगे, वो अलग एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है।
तो आइडियली एनुअल प्रॉफिट परसेंट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होना चाहिए जिसे पाके हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए? ये नहीं कि हम सोच रहे हैं यार 40% नहीं आया इस साल, क्या बकवास है शेयर मार्केट। तो सर आइडियल प्रॉफिट परसेंट क्या है एनुअल में? तो आइडियल एक 30% प्रॉफिट यदि आपको मिल जाता है 30% के आसपास, तो खूब अच्छा प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट आप निकालते हैं। हिस्टोरिकली शेयर मार्केट 15% सालाना की दर से ग्रोथ करता है आज तक। हिस्टोरिकली मानते हैं शेयर बाजार में 15% सालाना ग्रोथ रेट मिलती है। आपको 30% मिल रहा है तो आप मार्केट से भी मतलब दुगना परफॉर्म कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? मैं 30% बहुत अच्छा मानता हूँ। तो तीस लेकिन अपनी परसेंट पूँजी आप को सेफ रखते हुए, पूँजी सेफ रखें हमेशा। पूँजी को जी सर। बचाते हुए चलें, आपको भले ही आप 15% ही कमा लेना, 10% कमा लेना, तो भी बैंक ब्याज से ज़्यादा कमाए। बैंक का जो ब्याज है, बैंक एफडी से ज़्यादा कमा रहा है, आप 10% भी कमा रहे हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी मूल पूँजी सेफ रखें। लोग बाग तो 30% कमाना दूर की बात है, 30% अपना दे के और आ जाते हैं, कि हमारा और जी ले लो सर। 30%। जी। तो जी। सर ये 30% क्या आई मीन पॉसिबल है आसानी से कमाना, या फिर आइडियल आपको लगता है 30? मेरे एक्सपीरियंस में 30% थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 20% भी हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, नहीं, ये आइडियल प्रॉफिट की बात थी कि 30% आइडियल है। आप कह रहे हैं एक चीज़ से सीमा तक उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्ट उसको 30% कमाने वाली कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो उसको 30 में संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन 15% तक पॉसिबल है। क्योंकि हिस्टोरिकली शेयर मार्केट 15% की दर से ही बढ़ता है। और वो बात कहोगे मैं तो साहब जो मैंने तो 80% कमाया, कई फॉलोअर कहेंगे कहेंगे अरे यार! ये क्या है कि इसकी इतनी देर सुना, इसको 1 घंटे से बकवास कर रहा है और हमने तो 80% कमाया है। तो अरे भाई इस साल कमाया है, अगले साल 50% दे के आओगे, तो वो समान हो जाएगा आपका। तो उसमें क्या जी। होता है कि मतलब हिस्टोरिकली जो है ना मार्केट 15% सालाना दर से ग्रोथ करता है। आपने भले ही इस साल 80% कमा लिया हो, लेकिन आप 4, 5, 6 साल मार्केट में रहेंगे तो आप अपनी ग्रोथ रेट देखेंगे तो 15% के आस-पास ही घूमेगी। मेरी खुद की 15, 16, 17, 18 इसके आस-पास ही घूमती है। ऐसी तो घूमेगी यही मैं आपकी। कहना चाह रहा था, तो आप 30% हर हुँ। साल कमाना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, बिकॉज़ हाँ, कब वो कोरोना आ आपने जाए, पूछा कि कब आइडियल क्या होगा? कि सॉरी कितने सर, में मेरा उसको जो शायद कितना क्वेश्चन गलत पूछ हाँ, लिया मैंने। हाँ, मेरा ये आइडियल मैंने कहने का आइडियल मतलब बताया था है। कि क्या हाँ। एक्सपेक्टेशन सही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये पूछना चाह रहा था हाँ, सर। लेकिन प्रैक्टिकली 15% आपका लॉन्ग हमेशा के लिए पॉसिबल रहेगा। हो सकता है 1 साल में तो 80% मिल जाए आपको। लेकिन लॉन्ग रन में आपको 15% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। 1 साल 80% मिला तो अगले साल हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं मिले। तो इस तरह से आपको मतलब एवरेज आपके 15% सालाना यदि आ जाएगा तो खूब है, पर्याप्त है। डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज़ है, अलग-अलग शेयर्स में डालने चाहिए, एक ही शेयर में सब कुछ डाल देना काफ़ी रिस्की हो जाता है। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा नहीं है। तो आपके हिसाब से मैक्सिमम कितने स्टॉक्स एक बंदे के पास होना चाहिए ताकि वो आराम से मैनेज कर पाए और ओवर डाइवर्सिफाई भी ना हो जाए? मेरे अनुसार मैं ये कहता हूँ आप अपनी पूँजी को जो 40 भागों में बाँटिए। हमेशा मैं ये कहता हूँ ना कि 33, 35, 40 ये कहता हूँ हमेशा। किसी को मैंने हो सकता है शुरू में 33 भाग बताए हों। लेकिन मैं कहता हूँ और भी सेफ चलना है तो 40 भागों में अपनी पूँजी को डिवाइड कीजिए। तो जी। एक भाग को आपको एक शेयर में जो इन्वेस्ट करना है और एवरेज आउट करना जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। एका-दुक्का में आपने एवरेज आउट भी कर लिया। तो कुछ आप मान लो कि आप 10 भाग आपने एवरेज आउट के लिए छोड़ लिए। तो 30 भाग पर्याप्त है, मतलब 30 से ज़्यादा शेयर एक पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। 30 ही आप मैनेज कर पाते हो जितना। अब जैसे अब मैं खुद भाव भरता हूँ एसएसटी के, जो मैं प्राइस अपडेट करता हूँ। मेरी पत्नी के खाते में मैं जब जो टर्टल ट्रेडिंग के प्राइस अपडेट करता हूँ, तो काफ़ी समय लगता है। 30-35 शेयरों के प्राइस भी अपडेट करने में आपको जो है आधा घंटे का समय की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं होता है प्राइस वगैरह अपडेट करने के लिए, ज़्यादा इतना शोध का समय भी नहीं होता है। एक आइडियल पोर्टफोलियो में 30 और अधिक से अधिक 50, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 सेंसेक्स में 30 शेयर है। सेंसेक्स जी। एक अपने आप में एक आइडियल पोर्टफोलियो ही तो है। वो यही तो कहते हैं लोगों को भी सेंसेक्स के 30 शेयर ले लो और निफ्टी 50 एक 50 शेयर है, वो भी एक आइडियल पोर्टफोलियो है। तो 30 और 50 के बीच में होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी। सर अब हमने किसी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया, वीडियो देखा, बहुत पसंद आई और हमने स्टार्ट किया, लेकिन कई बार होता है परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मे बी हमने उसे ठीक से समझा नहीं, या फिर मार्केट डाउन है किसी भी हाँ, वजह से और हम डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे हैंडल जी। करना चाहिए सर हमें? क्या स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए, या क्या इमोशनली हैंडल कैसे करें सर इस चीज़ को हैंडल? देखो, जैसे दूसरी स्ट्रैटेजी आप बदलना चाहते हैं, मान लो आपने जो टटर ट्रेडिंग से स्टार्ट किया और टटर ट्रेडिंग में अभी जैसे मार्केट गिरा और आपको किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। महीने भर से मान लो टटर ट्रेडिंग में आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग वाले लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आपका जो पड़ोसी हो सकता है वो कह रहा हूँ मैं तो इंट्राडे में पर डे कमा के आ रहा हूँ, शॉर्ट चेप के आ रहा हूँ और पर डे कमाता हूँ। तो पड़ोसी की तो सुनना मत, पड़ोसी को तो नमस्कार कर देना, क्योंकि वो इंट्राडे वाले को तो मत सुनना। लेकिन जो हो सकता है कि कोई कैश वाली अच्छी स्ट्रैटेजी में पैसा कमा रहा हो अभी भी, जैसा हमारे शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग में भी अभी भी पैसा मिल रहा है और आपने हो सकता है कि जो उसमें जो टटर ट्रेडिंग में स्टार्ट किया वहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा हो। लेकिन आपका पैसा तो उलझ गया है उसके अंदर। ज़्यादा शेयर तो आए पड़े ना, वो होल्डिंग में पड़े हैं। तो हम ये सलाह नहीं देते कि आप लॉस बुक करके शिफ्ट हो जाइए। आप नया पैसा जो डालिए उसके अंदर तो आप नई विधि इस्तेमाल कीजिए। वो पुराने जो शेयर होल्डिंग है उनके साथ पुरानी विधि को बस कंटिन्यू कीजिए जब तक उनमें प्रॉफिट बुक नहीं होता। तो उससे आपको थोड़ा पेशेंस भी रहेगा। आपको लगेगा कि चलो ये आप हमने ये तो आपको कहा ही है कि आप अच्छे शेयर ही परचेज़ करें, निफ्टी 50 के परचेज़ करें, निफ्टी 100 के करें, ईटीएफ करें, रिट इन्वेट करें। तो आपके पास सारे जो शेयर पड़े हैं, वो अच्छे शेयर पड़े हैं। आप टाटा मोटर का एग्ज़ाम्पल शुरू से यदि आपने वीडियो देखा आज वाला, तो आप टाटा मोटर का एग्ज़ाम्पल जो आप लेके चलिए। कि वो जो 493 से गिरना चालू हुआ तो गिरते-गिरते 100 से भी नीचे चला गया, लेकिन जहाँ वापस जब बढ़ा तो 578 से ऊपर भी गया।
तो इस तरह से जो अच्छे शेयर हैं वो आज नहीं तो कल 2-3 सालों में परफॉर्म अवश्य किया करते हैं, 3-4 सालों में उनके प्राइस आखिर तो आ ही जाते हैं। तो इसमें आप यदि अच्छे शेयर लेके चलते हैं, तो आपके अंदर जो अच्छे शेयर पोर्टफोलियो में पड़े हैं, वो आज नहीं तो कल, अभी तो पूरे वर्ल्ड में शेयर नहीं बढ़ रहे, अमेरिका के मार्केट में नहीं बढ़ रहे, फेसबुक का शेयर ही गिर के कितना परसेंट गिर गया आप देखो। फेसबुक जी, जैसी बड़ी कंपनी का शेयर गिर गया, तो आपके छोटे-मोटे शेयर कहाँ काम करेंगे? तो इसलिए यदि आपके पास पड़े हैं, तो आपको घबराने का कोई विषय नहीं है, आज नहीं तो कल वो अवश्य बढ़ते हैं। और आप स्ट्रैटेजी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब मैं भी मान लो कल कोई नई विधि ढूँढ लेता हूँ, मैं खुद उसमें शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये थोड़ी है कि सेठ जी ने स्विंग ट्रेडिंग को बिल्कुल एकदम पुराने शेयर पड़े हैं, बेच-बाच के लॉस बुक करके आ गया भाग के, ऐसा नहीं चलेगा। अब लॉस बुक करने की बात जाते बात देखो, मेरे ज़ीरो डार्क अकाउंट में आपको कभी खोल के दिखाऊँगा कि मैंने उसमें स्विंग ट्रेडिंग से 3-4 लाख रुपए कमाए। अभी मेरे पोर्टफोलियो में जो घाटा दिखाई देगा आपको 6 लाख के सिर्फ 80,000 के करीब घाटा दिखेगा। तो मैं आज यदि बेच के भी जाता हूँ, साढ़े 80,000 रुपए का लॉस बुक करके भी जाता हूँ, तो ओवरऑल मैं जो लाभ में जा रहा हूँ, 4 लाख कमाए, 80,000 का लॉस बुक कर रहा हूँ, तो 3 लाख 20,000 तो मार्केट से लेके ही गया हूँ ना मैं। लेकिन फिर भी मैं कोई 80,000 का लॉस बुक करके नहीं जाऊँगा। एक दुकानदार का सामान नहीं बिकता, अभी दुकानदार का एग्ज़ाम्पल लो। एक दुकानदार है, वो रात को घर जाता है, जो सामान उसका नहीं बिका सारा बाहर फेंक के जाता है क्या? वो दुकान में खाली करके झाड़ू लगा के धो के जाता है क्या? या आधे रेट में बेच के जाता है कि लब लॉस बुक कर रहा हूँ मैं तो। क्यों? आज बिका नहीं, कल मैं नया लूँगा, नया बेचूँगा। तो वो जब दुकान बंद करता है, लाखों का माल बंद करके जाता है, ताला मार के जाता है, अगले दिन इस उम्मीद में जाता है अगले अगले दिन बिकेगा। अगले दिन खुलता है, कुछ बिकता है, कुछ फिर बच जाता है। तो ये थोड़ी कहते हैं उसको, दुकानदार को तो कह के आओ एक दिन कि भाई साहब शाम को 7 बजे दुकान बंद करो तो आधे रेट में बेच देना, लॉस बुक कर देना। कि क्यों? कि रूस यूक्रेन का हो रहा है, युद्ध हो रहा है, सारे सारे लोग मर जाओगे आप। इसे भी क्या करोगे? दुकान में सामान पड़ा पड़ा ही रह जाएगा। तो दुकानदार तो लॉस बुक नहीं करता। हम उस रूस यूक्रेन के युद्ध के नाम पे क्यों करेंगे लॉस बुक? तो यदि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी भी हो, तो आप नया पैसा नई स्ट्रैटेजी में थोड़ा-थोड़ा डालिए। फिर जो-जो प्रॉफिट बुक होता रहेगा, पुराने शेयर अपने आप बढ़ते रहेंगे और रिमेनिंग के साथ आप पुरानी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते रहिए। ऐसे धीरे-धीरे मतलब ग्रेजुअली शिफ्ट होइए। नई स्ट्रैटेजी में ग्रेजुअली साल भर में शिफ्ट होना है आपको, साल 2 साल में धीरे-धीरे शिफ्ट होना है। इस तरह से चलना होता बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सजेशन। है। जी। इस क्वेश्चन पे आप बताना चाहेंगे हमें डाउन ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में तो हर स्ट्रैटेजी चली जाती है जब बुल फेज में, डाउन ट्रेंड में हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या आपके हिसाब से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डाउन ट्रेंड में भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाती रहे? उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड बीज और रीट इन्विट के अंदर वो जो 4 शेयर रोज़ खरीदने वाली विधि है ना, जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा फिर से देख लें। जो 4-4 शेयर रोज़ खरीदते हैं, गोल्ड बीज में आप 4 गोल्ड बीज की यूनिट रोज़ खरीदते हैं, तो ₹160 का निवेश पर डे है। तो धीरे-धीरे 3-4 महीने में वो 6-7-8 हज़ार की इकट्ठी होती है। इसी तरह आप रीट इन्विट में भी 4-4 शेयर वो रोज़ यदि खरीदते रहते हैं साथ-साथ, तो डाउन ट्रेंड में भी रीट इन्विट एक मार्केट के साथ नहीं चलते, एक गोल्ड बीज मार्केट के साथ नहीं चलता। तो आपने देखा होगा गोल्ड बीज पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म कर था। गोल्ड बीज का जो प्राइस है, गोल्ड का प्राइस 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था। गोल्ड ईटीएफ में शायद ही किसी ने साल भर से पैसा बढ़ाया हो। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन के युद्ध की बात आई, गोल्ड बीज ऊपर चला गया। और ऐसे ही जो आपके एम्बेसी ऑफिस पार्क है, ये पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्मर था, लेकिन अब रोज़ नए ईयर हाई बना रहा है। तो इस तरह से ये रिट इन्विट, गोल्ड, कुछ चीज़ें मार्केट से उल्टी चलती है। तो थोड़ा-थोड़ा निवेश इनमें 4-4 शेयर रोज़ वाला, तो थोड़ा-थोड़ा निवेश आप इनके अंदर भी रखें, निफ्टी बीज में भी रखें। निफ्टी बीज, बैंक बीज, इनमें भी क्या होता है जब दोबारा बाउंस बैक आता है, जैसे वो पैसों का पेड़ बताया था मैंने। इसी तरह से वो 1-1% वाला भी इनमें निफ्टी बीज, बैंक बीज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 शेयर रोज़ खरीदने वाला, 4 यूनिट आप निफ्टी बीज की खरीदिए, 4 यूनिट आप बैंक बीज की खरीदिए, 4 यूनिट आप गोल्ड बीज की खरीदिए, 4 यूनिट आप रीट की खरीदिए, 4 यूनिट आप यूनिटों की खरीदिए। तो हालाँकि उसमें खूब सारे ऑर्डर फीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर बगैर किसी प्रोग्रामिंग के, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के इस तरह से ऑर्डर फीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आधा पौना घंटे का समय चाहिए आपको। अब देखो दुकानदार रात को 8-9 बजे तक बैठता है दुकान पे, सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को वो 9 बजे तक बैठता है। अभी जैसे रिलायंस के जो है मुकेश अंबानी है, वो क्या एकदम से बिल्कुल काम नहीं करते क्या? एक बिज़नेसमैन क्या काम नहीं करता? मुकेश अंबानी है, पैसा ऐसे ही उसे ब ब आता है क्या जेब के अंदर? मेहनत करते हैं ना वो रात-दिन। मीटिंगें लेते होंगे, कितने अपने कर्मचारियों से कितना बड़ा बिज़नेस उनका सँभालते होंगे, बिज़नेस डील्स करते होंगे, कॉन्फ्रेंस पूरे दिन बिज़ी रहते हैं ना। तो अब आप बिज़ी नहीं रहना चाहते और बिज़नेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर ये जुए टाइप के कुछ गेम आते हैं। आजकल जुआ टाइप खेलने गेम चले, वहाँ जाइए आप, है ना? क्योंकि इसमें सेफ ज़ार में फिर लोगों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको जुआ नहीं खेलना है, गेम की तरह नहीं खेलना है उसको, तो एक बिज़नेस की तरह करना है, तो बिज़नेसमैन जितनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, वो जो मैं बता रहा हूँ, छोटे-छोटे ऑर्डर आपको भरने पड़ेंगे, जिससे कभी 1 ट्रिगर होगा, कभी 2 ट्रिगर होंगे, लेकिन सस्ते भाव पे गोल्ड बीज, ईटीएफ इनकी कुछ यूनिटें इकट्ठी होती रहेगी और डाउन ट्रेंड में थोड़ा-थोड़ा बाउंस बैक जैसे आएगा, तो जेब में थोड़ा-थोड़ा पैसा रोज़ आता रहेगा, रोज़ कमाई करने का स्वाद मिलता रहेगा, स्वाद आता है उससे रोज़ कमाई करने से। थैंक यू जी। सर। सर आपके पास हर चीज़ का इलाज रेडी है। बहुत धन्य सर आप। आपको जो भी मैं स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूँ, जो भी सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है। यही आपका चमत्कार है सर। सिप के चमत्कार, महेश जी के चमत्कार। जी। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपने मेरे हाँ। कुछ वीडियोज़ देखे होंगे और मैं आपकी ही स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सजेशन है? मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं? थोड़ा उस पे बताइए सर। सर इंग्लिश के अंदर एक तो गुड होता है, एक बेस्ट होता है, एक परफेक्ट होता है। तो गुड को इम्प्रूव किया जा सकता है, बेस्ट को भी हो सकता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है। वेरी गुड को वेरी गुड कर सकते हैं, वेरी गुड को बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट को परफेक्ट कर सकते हैं। आप पहले से ही परफेक्ट हैं,
ये परफेक्ट वेरी को नाइस। हम इम्प्रूव करने का क्या सुझाव देते हैं? ये तो सर आपने बहुत ऊँची बात कह दी। बट ठीक है, सर तो जो आप क्योंकि जी सर, कहिए सर। आप चूँकि पहले से परफेक्ट हैं और आप मेरी स्ट्रैटेजी को एनहांस करते हैं, ना कि मैं आपकी स्ट्रैटेजी को एनहांस करता हूँ। तो आप मेरी स्ट्रैटेजी को एनहांस कि किए जाएँ, परफेक्टनेस की तरफ उसको लिए जाएँ और भगवान आपको ऐसी आगे से और उन्नति दे और आपको जो तरक्की दे, ये हमारा शुभ आशीर्वाद है। आज मैंने आपको समय दिया, आगे शायद इतना नहीं दे पाऊँ, लेकिन फिर भी नहीं सर, प्रयास करूँगा आपने 2-3 समझ 6 महीने में। बिल्कुल जी, सर, आपने जो समय धन्यवाद। दिया और इसमें जो और बातें निकल के आई, जो आपने सवाल के जवाब दिए और कुछ बातें जो वीडियोज़ में मैंने आज तक नहीं सुनी थी, वो सीखने को मिली, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बार-बार परेशान नहीं करूँगा, ऐसे समय बार-बार नहीं माँगूँगा, लेकिन हो सकता है 3, 4, 5 महीने में कभी एक बार थोड़ा अगर आपके पास समय हो जाए, तो आप कृपा जी। कर दीजिएगा।